अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है 320 इंजन जेनबा का JGS डायनी X3 के बारे में है। तो चलते हैं आज इसके पैरामीटर के बारे में बात करते हैं, पैरामीटर्स वगैरह के बारे में बात करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल पैरामीटर में प्रेशर और टेम्परेचर भी हैं। तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी पर, जिसका यूनिट जो होता है वो होता है हर्ट्ज़। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं अभी हमारे पास चल रहे हैं 50 हर्ट्ज़। तो इसके पैरामीटर्स के बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो मिनिमम से लेकर मैक्सिमम 49.5 मिनिमम होने चाहिए और मैक्सिमम 51.5। तो ये हमारे पास बिल्कुल नॉर्मल हर्ट्ज़ होते हैं। अच्छा, तो उसके बाद जो है हम बात करते हैं पावर फैक्टर के बारे में। जो नॉर्मली जो है हमारे पास चलता है 0.8, मैक्सिमम जो है हमारे 0.96 तक जा सकता है। अगर 0.1 भी चला जाए तो मसला नहीं है, लेकिन 1 को अगर अबव करेगा तो ये माइनस पे जाएगा, जो कि हमारे इंजन के लिए नुकसानदेह है। तो अगर 0.8 से अगर नीचे आएगा तो वो भी हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे जो है रिएक्टिव पावर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। अभी हम बात कर लेते हैं वोल्टेज के बारे में। तो वोल्टेज जो है आपके मिनिमम जो है 400 हो सकते हैं और मैक्सिमम जो है 425 तक, तो ये नॉर्मल है। बाकी लो जो है वो 368 है और ट्रिपिंग जो है 448 पे जो है इसकी ट्रिपिंग हो जाती है। तो खैर, तो ये मैंने डिस्प्ले पे भी लिखा हुआ है, आप चाहें तो आप अपने जो है रजिस्टर पे या कॉपी पे भी आप इसको लिख सकते हैं, ताकि आप भूलें नहीं। अच्छा, तो उसके बाद जो है मज़ीद और आगे बता देता हूँ। तो ये है हमारा रिटर्न वाटर टेम्परेचर। तो रिटर्न वाटर टेम्परेचर जो है आपका मिनिमम जो है 60 होना चाहिए और मैक्सिमम 70। तो इस पे हमारी कोई ट्रिपिंग नहीं होती है, लेकिन इसकी वजह से जो है हमारे ऑयल और जैकेट के टेम्परेचर बढ़ जाते हैं, तो इसलिए हमें इसको कंट्रोल करना पड़ता है। अच्छा, तो उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं। तो आगे मज़ीद बात करते हैं जैकेट वाटर टेम्परेचर के बारे में। तो जैकेट वाटर टेम्परेचर जो है मिनिमम 82 और मैक्सिमम 90, और वार्निंग जो है इसकी 92 पे है और ट्रिपिंग जो है इसकी 97 पर हो जाती है। अच्छा खैर, तो आगे बात कर लेते हैं तो और क्या क्या चीज़ें जो हमें देखनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद जब आगे चलें तो ये जैकेट वाटर प्रेशर। तो जैकेट वाटर प्रेशर जो है हमारा जो है मिनिमम 0.8 बार, मैक्सिमम 1.3 बार, और वार्निंग जो है इसकी 0.7 पे और ट्रिपिंग जो है इसकी 0.6 पर है। ठीक है, तो फिर मज़ीद आगे चलते हैं और क्या क्या चीज़ें जो हमें ऑपरेशन में देखनी पड़ती हैं। तो अब चलते हैं ऑयल टेम्परेचर पे। तो ऑयल टेम्परेचर मिनिमम 75 और मैक्सिमम 87, और इसकी वार्निंग जो है वो 92 पे है और ट्रिपिंग जो है वो है इसकी 95 पर है। क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं 320 इंजन के बारे में है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 420 के बारे में भी बता सकें। अच्छा, अब उसके बाद करते हैं ऑयल प्रेशर के बारे में। तो ऑयल प्रेशर जो है मिनिमम 3.5 बार होना चाहिए, मैक्सिमम 5 बार। वार्निंग जो है इसकी 3 बार पे है और ट्रिपिंग जो है 2.5 बार पे है। अच्छा, अब चलते हैं आगे। तो मिक्सचर टेम्परेचर जो है मिनिमम 35, मैक्सिमम 50, और वार्निंग जो है इसकी 51 सेंटीग्रेड पे और ट्रिपिंग जो है इसकी 55 पर है। अच्छा, तो और मज़ीद बात कर लेते हैं आगे। अच्छा, तो अब बात करते हैं बूस्ट प्रेशर के बारे में। तो बूस्ट प्रेशर जो है डिपेंड होता है लोड पर। तो बूस्ट प्रेशर असल में ये होता है कि जैसे जैसे इंजन का लोड बढ़ता है तो उसको मज़ीद फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे इसको फ्यूल ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो इस हिसाब से जो है इसका बूस्ट प्रेशर भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका सिंपल जो है ना बूस्ट प्रेशर का जो मकसद है वो यही है कि इंजन के लोड पे डिपेंड करता है। अच्छा, तो मज़ीद और आगे चलते हैं और आगे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो गैस पे चलते हैं। तो जब गैस पे हम आएंगे तो यहाँ पे जो है जो गैस प्रेशर से पहले जो आपको 1 दिखाई देता है, मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो अभी जो है हमारा गैस प्रेशर जो है 700 मिली बार चल रहा है। जो इसके आगे 1 है, इसका मतलब है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो कि हमारा 1 बार होता है, जिसको माहौलियाती प्रेशर भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा,
तो और मज़ीद हम बात कर लेते हैं कि और क्या-क्या चीज़ है। अच्छा, अभी हम बात करते हैं इनटेक प्रेशर के बारे में। इसका इनटेक जो हमारा इनटेक फ़िल्टर प्रेशर जो होता है वो हमारा केपीए की यूनिट में होता है। इसका मिनिमम जो है 0.1 होना चाहिए और मैक्सिमम जो है इसका 1 केपीए हो जाता है। जब इसको अबव करेगा तो या तो आप अपने फ़िल्टर को साफ़ कर दें या तो फ़िल्टर को आप चेंज कर दें। अच्छा, तो फ़िलहाल जो थी आज की हमारी वीडियो जो थी वो 320 इंजन के पैरामीटर्स के बारे में थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है 320 इंजन के इग्निशन बॉक्स के बारे में है और इसके कनेक्शन के बारे में है और इसके अंदर कौन कौन से कनेक्टर, कौन कौन से फंक्शंस हमारे यूज़ हो रहे हैं, तो इसके बारे में आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा इग्निशन कंट्रोल बॉक्स। तो मैं इसे ओपन करने की भी दिखाने की कोशिश करूंगा और इसके साथ जो जो कनेक्शन जो हैं वो कहाँ कहाँ कनेक्ट हैं, तो उसके बारे में भी जो है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो अभी जो है इसके इलेक्ट्रिकल रेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये जेनबाकर MIC 950 इग्निशन कंट्रोलर, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रिकल रेटिंग की बात कर लेते हैं। तो इनपुट वोल्टेज जो है 18 से लेकर 32 वोल्ट डीसी है और नॉर्मल वोल्ट जो है 24 वोल्ट है, ठीक है। उसके बाद जो है इनपुट करंट जो है हमारे पास है 15 एम्पेयर मैक्सिमम है और उसके बाद जो है आउटपुट वोल्टेज जो है वो है 250 वोल्ट डीसी। उसके बाद जो है हमारे पास एम्बिएंट टेम्परेचर जो है वो है 25 सेंटीग्रेड से लेकर 65 और उसके बाद टेम्परेचर जो है 13 फ़ारेनहाइट से लेकर 149 फ़ारेनहाइट तक। अच्छा, तो ये जो हमारा इग्निशन बॉक्स है ये दो हमारे मेन काम कर रहा है। एक मेन काम तो ये है कि हमारे सिलेंडरों में जाके प्लग के थ्रू जो है इग्निशन करवाना और दूसरा जो है वो जो है हमारे पिकअप सेंसर की इनपुट लेना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं आपको ये इग्निशन कॉइल जो आप देख रहे हैं ये इंजन के ऊपर, ठीक है, ये इसको जो है आउटपुट देता है। तो इसके आउटपुट के थ्रू जो है हमारे स्पार्क प्लग के थ्रू जो है सिलेंडर में इग्निशन होता है जब हमारे 4 स्ट्रोक या पावर स्ट्रोक यूज़ करना होता है। तो ये हमारी लीड है और ये जो है हमारे डायरेक्ट स्पार्क प्लग से कनेक्टेड है। तो खैर अभी चलते हैं हम अपने इग्निशन बॉक्स के पास, तो वहाँ से मैं आपको बताने की कोशिश कर देता हूँ, ठीक है। बाकी ये जो आप थर्माकपल देख रहे हैं तो इसके कनेक्शन यहाँ से नहीं है, बल्कि थर्माकपल के जो कनेक्शन है वो हमारे PLC में जा रहे हैं, जिसके बारे में पिछली वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। अच्छा, तो ये हमारा इग्निशन कंट्रोल बॉक्स है, तो इसको ओपन करते हैं। तो ओपन करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इसके अंदर कुछ इंडिकेशन लाइटें चल रही हैं, तो ये आप देख सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट इंडिकेशन लाइट है वो है पावर की और दूसरी है स्टेटस की और तीसरी जो है वो है फायरिंग की और चौथी जो है उसके बाद जो है वो है PU1 है, PU2 है और PU3 है और उसके बाद जो है GPO1 है और GPO2 है। तो पावर का सिंपल मतलब यही होता है कि हमने जो 24 वोल्ट सप्लाई दी है तो इसका मतलब है कि ये पावर ऑन है। और स्टेटस तो आप जानते हो कि स्टेटस किसको कहते हैं, ठीक है, इसके स्टेटस के बारे में बताना। अच्छा, खैर उसके बाद फायरिंग तो नॉर्मल है कि फायरिंग हो रही है, ठीक है। अब उसके बाद जो है जो PU1 है, PU2 और PU3, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं ये सेंसर जिसमें LED ग्लो हो रही है, ये हमारा कैम पिकअप सेंसर है, ठीक है। इसके साथ जो बराबर वाला है ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा ट्रिगर सेंसर है, ठीक है। और इसके बाद एक और नीचे जो सेंसर है उसको हम लोग बोलते हैं रीसेट सेंसर, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा रीसेट सेंसर है, तो इसके भी कनेक्शन जो है वो हमारे एग्निशन बॉक्स में आ रहे हैं। और इसके अलावा जो है PU1 PU2 PU3 इस पे भी जो है ना बाकायदा लिखा हुआ है कि PU1 जो है वो कैम सेंसर है, PU2 जो है वो रीसेट है और PU3 जो है वो हमारा ट्रिगर सेंसर है। तो इसके अलावा जो है GPO1 GPO2 और GPO1 जो है वो स्पीड ट्रिप 1 है और GPO2 जो है वो स्पीड ट्रिप 2 है। और ये जो आप कनेक्टर देख रहे हैं ये हमारी 24 वोल्ट मेन सप्लाई है जो कि हम इस एग्निशन बॉक्स को दे रहे हैं, ठीक है, जिससे ये एनर्जाइज हो रहा है। अब इसके अलावा जो है ये जो कैन जो कनेक्टर आप देख रहे हैं ये हमारा कम्युनिकेशन कनेक्टर है। उस कनेक्टर की जो वायर है वो सीधे हमारे डिस्प्ले मतलब
डायनी X3 में जा रही है, और ये हमारा पिकअप सेंसर का कनेक्टर है, और ये हमारा इनपुट का कनेक्टर है, और इससे ऊपर वाला हमारा आउटपुट का कनेक्टर है। तो खैर अभी कनेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो हमारा जो आउटपुट का कनेक्टर है, तो इसके जो कनेक्शन है वो हमारे एम पैनल के पिल्स रिले में जाएगी। तो पिल्स रिले के बारे में फ़िलहाल मैं आपको अभी लोकेशन दिखा देता हूँ इसकी। तो इस पे भी मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा, जो कि ज़्यादा बड़ी तो नहीं होगी, लेकिन इस पे तो बनानी पड़ेगी क्योंकि ये मेन चीज़ है हमारी। क्योंकि इसका काम ही बस यही है कि अगर किसी चीज़ में कोई एरर होगा तो ये उसको चलने नहीं देगा, और ये उसको ट्रिप करवाने का काम करवाएगा। मतलब कि कोई भी एरर आएगा तो ये उस चीज़ को मतलब कि मॉनिटर करेगा, उसके बाद जो इसको स्टार्ट होने नहीं देगा। अच्छा, तो खैर आगे चलते हैं। तो आगे जो है और कनेक्टर हैं हमारे पास। अच्छा तो वो पिल्स रिले के बारे में तो आप समझ गए होंगे, लेकिन मुझे क्या है कि इस पे जैसे ही मुझे मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगा। तो अभी बात कर लेते हैं इनपुट पे। तो इनपुट का जो ये जो हमारा इनपुट का जो कनेक्टर लगा हुआ है, ये हमारी एक रिले के साथ कनेक्टेड है। तो उस रिले का काम बस सिर्फ इतना है कि एग्निशन स्टार्ट करवाना और एग्निशन को स्टॉप करवाना। ठीक है, स्टार्ट एंड स्टॉप करवाने का काम जो है वो इस रिले का है, और इस रिले का जो टैग है वो है हमारे पास 38K3। तो जाहिर बात है क्योंकि हमारे पास तो ये टैग चल रहा है, तो आपके जो है इंजन में टैग का थोड़ा सा नंबर थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो खैर आगे बात कर लेते हैं। तो आगे जो है ये है हमारा पिकअप सेंसर का कनेक्टर है, इस पे लिखा हुआ है पिकअप। ठीक है, तो इसमें जो है ये जो हमारा लिखा हुआ है, ठीक है, जो 3 सेंसर दिखाए थे, तो इसके कनेक्शन के बारे में बता देता हूँ। तो इसमें जो ये जो फर्स्ट वाली जो कनेक्शन है, ठीक है, 1 2 3 4। तो जो 3 जो है ये हमारे सेंसर के हैं, और 4 नंबर जो है वो इसका ग्राउंडेड है। ग्राउंडेड इसलिए क्योंकि इसके अंदर हमारी शील्डेड केबल चलती है। ठीक है, ये है हमारा कैम सेंसर का। ठीक है, ये है हमारा एक्टिव सेंसर, क्योंकि इससे हम 24 वोल्ट सप्लाई देते हैं, इसलिए इसको जो है एक्टिव सेंसर कहा जाता है। और बाकी जो है एक और सेंसर है जिसके अंदर जो है 2 वायरें हैं और प्लस एक शील्डेड, मतलब एक इसकी ग्राउंड है। और इसके जो वायर नंबर है वो है हमारे पास 678। ठीक है, और ये जो है ये हमारा रीसेट सेंसर है, और इसको हम कहते हैं पैसिव सेंसर। एक और सेंसर है जिसकी जो नंबरिंग है वो है 10 11 12, और 12 नंबर इसका ग्राउंड है क्योंकि इसमें भी शील्डेड यूज़ हो रही है। तो ये जो है ये है हमारा ट्रिगर सेंसर। ठीक है, अब ये भी हमारा पैसिव सेंसर है। अब इसको पैसिव सेंसर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हम सप्लाई नहीं देते, बल्कि उल्टा ये हमें जनरेट करके देता है। अच्छा खैर, इस एग्निशन बॉक्स के पीछे 2 कनेक्टर हैं, तो इस कनेक्टर के बारे में समझा देता हूँ। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है ए बैंक। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और इसके नीचे वाला जो कनेक्टर है उस पर लिखा हुआ है बी बैंक। तो इसका मतलब ये है कि जो ए बैंक का है, ये हमारे एग्निशन जो सिलेंडर साइड से जो हमारा ए बैंक है, तो ये जो ए बैंक वाली जो कनेक्टर है ये सीधा हमारा जा रहे हैं ए बैंक के एग्निशन कॉइल पे। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है हमारा ए बैंक सिलेंडरों का। ठीक है, अब इसको कंफर्म करने के लिए क्या करें, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे एग्निशन कॉइल, ये देखें, ये हमारा एग्निशन कॉइल नंबर 2 है, मतलब सिलेंडर नंबर 2, सिलेंडर नंबर 3, सिलेंडर नंबर 4। तो ये है हमारा ए बैंक। वो जो ए बैंक का जो कनेक्टर था उसके कनेक्शन हमारे पास यहाँ आ रहे हैं। और इसके अलावा जो है आगे चलते हैं, तो आगे जो है ये है हमारा बी बैंक। तो इसके भी जो है सिलेंडर नंबर दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो ये आप एग्निशन कॉइल के ऊपर देख सकते हैं, इस पे लिखा हुआ है 11 नंबर कॉइल, मतलब 11 नंबर सिलेंडर। ठीक है, इसके बाद जो है ये है हमारे पास 12 नंबर, और ये है हमारे पास 13 नंबर। तो ये है हमारा बैंक बी सेक्शन एरिया, मतलब के बी बैंक बी का एरिया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आगे मैं आपको मज़ीद और बताने की कोशिश करता हूँ। तो एक कनेक्टर हमारे पास रह गया था जो कि था कैन का। तो ये जो कैन है ये असल में कम्युनिकेशन है। तो इसके जो कनेक्शन है वो जाएंगे हमारे डायरेक्ट XT3 डायनी XT3 की डिस्प्ले में जाएंगे। ठीक है, PLC में नहीं जाएंगे, बल्कि इसके जो है कनेक्शन सीधे जाएंगे डायरेक्टली डिस्प्ले पे।
तो ये आ गए हैं हम अपने डायनी के पास। तो डायनी के जब मैं इसके बैक साइड ओपन करूँगा तो यहाँ पे जो है हमारे पास दो जो है कनेक्टर लगे हुए हैं। तो एक कनेक्टर पे, जिस कनेक्टर पे हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो वही कनेक्टर जो है हमारा यहाँ डायनी पे आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा कनेक्टर, उस पर एक रेजिस्टेंस लगी। तो यही कनेक्टर जो है ये हमारा एग्निशन कंट्रोल बॉक्स से आ रहा है। तो जो है आज की वीडियो फ़िलहाल यहीं तक ही थी। तो बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। तो जैसे ही मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह जो है मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको लोकेशन के साथ जो है वो वीडियो बना के दे सकूं, ताकि आप लोगों का जो है कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। तो फ़िलहाल जो थी आज की वीडियो हमारी यहीं तक ही थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है 320 के बारे में। जैसे कि मैंने आपको PNID में इसको समझाने की कोशिश की थी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो ये हमारी गैस स्ट्रीट की लाइन है, ये हमारा मेन वेल्व है। उसके बाद ये हमारा गैस फ़िल्टर आ जाता है। उसके बाद जो है ये हमारे दो सेंसर आ जाते हैं, जिसमें से एक हमारा प्रेशर सेंसर होता है और एक हमारा टेम्परेचर सेंसर होता है। जो लेफ़्ट हैंड साइड पे ये हमारा प्रेशर सेंसर है और जो राइट हैंड साइड पे है ये हमारा टेम्परेचर सेंसर है, ठीक है। उसके बाद जो है ये हमारा गैस काउंटर आ जाता है और गैस काउंटर के नीचे एक हमारा सेंसर लगा हुआ है जिसको वॉल्यूम सेंसर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है ये हमारा प्रेशर गेज आ जाता है। उसके बाद जो है हमारा प्रेशर रेगुलेटर आ जाता है। उसके बाद जो है ये एक और रेगुलेटर है जो कि गैस को रिलीज़ करने के लिए होता है, ठीक है। ऑटो रिलीज़ बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद ये हमारा एक और प्रेशर गेज आ जाता है, ये हमारा डबल सोलेनॉइड आ जाता है, ठीक है। इसके अंदर जो ये आप देख रहे हैं ये हमारा लो प्रेशर स्विच है। अच्छा, तो आगे चलते हैं। तो ये हमारा ZPR है, मतलब ज़ीरो प्रेशर रेगुलेटर है। उसके बाद ये गैस की लाइन यहाँ से उठती है और ये सीधी जाती है हमारे गैस मिक्सचर में। यहाँ पे जाके इसका मिक्सचर बनता है। फिर यहाँ से मिक्सचर के बाद जो है ये हमारे टर्बो चार्जर में चली जाती है जो कि इसको कंप्रेस करता है, ठीक है। ये हमारे यहाँ चली जाती है। ये कंप्रेस होने के बाद जो है हमारा मिक्सचर जो है वो गर्म हो जाता है। फिर उसके साथ ये हमारी टरबाइन है जहाँ से हमारा एग्जॉस्ट होता है। तो चलते हैं आगे। तो आगे मैं मज़ीद आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही हमारी गैस गर्म होती है तो इसको ठंडा करने के लिए हम कोर यूज़ करते हैं जो कि ये है, ठीक है। यहाँ से गैस आती है तो ये हमारे कोर में जाती है। इस कोर में हमारे दो स्टेजेस चलते हैं, एक हमारा जैकेट वाटर का पानी चलता है और दूसरा हमारा आफ्टर कूलर का पानी चलता है। अच्छा खैर, तो गैस यहाँ से आती है। तो यहाँ से आने के बाद ये देखें, ठीक है, यहाँ से गैस आई, ये हमारे एक्चुएटर में गई। एक्चुएटर के बाद जो है ये, उसके बाद जो है ये दोनों लेफ़्ट एंड राइट पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और ये हमारे दो सेंसर हैं जिसमें से एक प्रेशर सेंसर है और एक टेम्परेचर सेंसर है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होती है तो ये हमारे सिलेंडरों में चली जाती है। जैसे ही हमारे सिलेंडरों के 4 स्ट्रोक पूरे हो जाते हैं, जब एग्जॉस्ट का टाइम आता है तो ये हमारे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से जो है बाहर आती है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है। तो यहाँ से जब ये निकलती है तो ये हमारे टर्बो चार्जर के टरबाइन में जाती है। टरबाइन के बाद जो है ये हमारे सिलेंसर से आउट हो जाती है। ये हमारी एक और चीज़ रह गई थी जिसको हम कहते हैं टर्बो बाईपास। तो इसका काम ये होता है कि ये जस्ट गैस अगर बहुत ज़्यादा जाती है या इंजन का लोड हमारा कम हो जाता है तो ये उसको बाईपास करने का काम करता है। और इसके अलावा जब हमारा थ्रोटल जो होता है जब वो 100% खुल जाता है तो हमारा लिनॉक्स सिस्टम जो है ये बाईपास से और जो है मिक्सचर के थ्रू जो है हमारे इंजन को कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये है हमारा टर्बो बाईपास कि हमारी जो 320 की PNID लाइनिंग डायग्राम की जो है एक सीरीज़ चल रही है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है PLC के बारे में, जिसमें A पैनल की PLC है। इसके बारे में मैं एक वीडियो और भी बना चुका हूँ। तो ये हमारे PLC का पार्ट 2 है जो कि 320 इंजन की है। तो चलते हैं हम अपने PLC के पास। तो एक आपको एक ख़ास मॉड्यूल दिखा देना चाहता हूँ जिसका शेप ही बिल्कुल अलग है। तो ये मैंने पिछली वीडियो में नहीं बताया था आपको, तो उसके बारे में बता देने की कोशिश करता हूँ आपको। जो 27K1 का जो मॉड्यूल है ये हमारा कंट्रोल मॉड्यूल भी है और इसी के अंदर हमारे PLC
की सप्लाई भी है जो हमारे सारे मॉड्यूल में 24 वोल्ट सप्लाई जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करवाता है। इसके अलावा जो है 27K2 जो मॉड्यूल है, ये जो आप देख रहे हैं जिसमें ऑरेंज कलर की वायरें लगी हुई हैं, इस मॉड्यूल का यही काम है कि ये आपके बस वोल्टेज और जनरेटर वोल्टेज को आपस में मैच करवा के और इंजन को सिंक्रोनाइज करवाने का काम करता है, ये जो आप मॉड्यूल देख रहे हैं। अच्छा, तो इसके अलावा जो है और भी काफ़ी मॉड्यूल थे जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ, जो कि है 28K4 तक जो मॉड्यूल थे वो मैं आपको समझा चुका हूँ। अब ये जो मैंने आपको मॉड्यूल दिखाया 27K2 का, तो इस मॉड्यूल का काम है इंजन को सिंक्रोनाइज़ करना, जो आपके सिस्टम में जो वोल्टेज जो हर्ज जो आ रहे होते हैं उसके साथ अपने आप को सिंक करवाने का काम करवाता है। अब ये देखें, ये अभी हमारा इंजन बंद है और सिस्टम नंबर 2 पे आप वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी देख रहे हैं। जब हम इंजन स्टार्ट करेंगे तो इंजन जो है, इंजन के वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी को मैच करवाने का काम ये करवाता है। ठीक है, तो आगे जो है हम सेकंड मॉड्यूल की बात कर लेते हैं कि जो सेकंड मॉड्यूल है जिस पे हमारा जो है कुछ वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही थी, तो इसलिए जो है वो वीडियो मैंने मतलब कि शॉर्ट करवा दी थी, जिसका हम लोगों ने किया था 28K4 तक। तो आज जो है हमारा स्टार्टअप वो है 29K1 पे है, तो इस पे बात करेंगे। 29K2 पे बात करेंगे, 29K3 पे बात करेंगे, और 30K1 और 30K2 और 31K1 और 31K2 के बारे में। तो आज की कोशिश, आज हमारी यही कोशिश रहेगी कि आज जो है हम अपने जो है ए पैनल की पीएलसी को जो है कंप्लीट कर दें इसी वीडियोस में। तो चलते हैं 28K1 के मॉड्यूल पे। तो ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद जैसे कि आप ये मॉड्यूल देख सकते हैं 21K1 के बारे में। तो इसमें जो है जो भी हमारे इसमें जो ऑप्शंस हैं वो हैं, जनरल अलार्म शटडाउन का है, उसके बाद जो है जनरल अलार्म वार्निंग का है, और इसके अलावा जो है अंडर वोल्टेज ट्रिप है, और इसके अलावा जो है मॉड्यूल ट्रिप है। इसके अलावा जो है इसमें हमारे पास ऑपरेशन है, और रेडी ऑटोमेटिक रिमोट है, और इसके अलावा जो है स्टेटस जीसीबी ब्लॉक्ड है, और इसके बाद जो है कमांड ब्लॉक है, और इसके अलावा जो है हमारे पास स्पीड 360 आरपीएम है, और मेंस ओके पल्स है, और इसके अलावा जो है हमारे पास है रेडी ऑटोमेटिक। ठीक है, और फ़िलहाल जो है 29K1 में जो है हमारे पास यही ऑप्शन मिलेंगे। अब इसके बाद 29K2 पे बात करते हैं। तो ये टोटल जो है हमारा जीसीबी पर है, तो इसके बारे में बता देता हूँ। ये सबसे पहले जो है हवर्स काउंटर देखेगा। इसके अलावा जो है रिलीज़ जनरेटर सर्किट ब्रेकर, रिलीज़ सिंक्रोनाइजिंग जनरेटर सर्किट ब्रेकर है। उसके बाद जो है ऑपरेशन फेलियर जनरेटर सर्किट ब्रेकर है। उसके बाद जो है जनरेटर सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिक फर्स्ट क्लोजिंग। इसके बाद जो है हमारे पास इसके अंदर ऑप्शन है सॉफ्टवेयर रन है, जीसीबी जंप आउट है, और स्विच ऑफ जनरेटर सर्किट ब्रेकर। तो इस मॉड्यूल में हमारे पास यही ऑप्शन मिलेंगे। अब एक और मॉड्यूल के बारे में बात करते हैं जो कि है 29K3 के बारे में। इस मॉड्यूल में जो है हमारे पास जो ऑप्शन है वो है डिमांड लोड शेडिंग के बारे में है। ठीक है, उसके बाद उसके अलावा जो है रिलीज़ कूलिंग टावर है, और एक्टिवेशन आवर्स है, एक्टिवेशन रोटेशन लैंप है, और फ्यूल मिक्सचर कूलिंग वाटर पम्प है। अब एक और मॉड्यूल के बारे में बात करते हैं जो कि है 30K1 के बारे में। 30K1 में सिर्फ आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें है एक लोड शेयरिंग लाइन है, और दूसरा जो है वो है गैस फ्लो, और तीसरा जो है वो है गैस प्रेशर। तो एक और मॉड्यूल है जो कि है 30K2। तो इसके अंदर हमें एक ही ऑप्शन मिलेगा जो कि सिर्फ है गैस टेम्परेचर का। और इसके अलावा जो है एक और मॉड्यूल है जो कि है 31K1 है। तो इसके अंदर भी हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन है लोड शेयरिंग लाइन, और दूसरा जो है लोड एक्टिव पावर। और जो लास्ट वाला मॉड्यूल है उस मॉड्यूल का जो टैग है वो है 31K2। तो इसके अंदर जो है सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि है मॉड्यूल इंटरफेस। तो इसमें जो है शॉर्टकट बात आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो ए पैनल है हमारा, इस ए पैनल में सिर्फ आपको जो है ऑप्शन ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको जीसीबी के बारे में मिलेंगे, रिलीजिंग, ट्रिपिंग, वार्निंग्स वगैरह, ये सब कुछ मिलेगा।
और इसके अलावा जो है सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम के बारे में मिलेगा। ऑटोमेटिक जो है मतलब रिमोट कंट्रोल हो गया, मैनुअल, ऑटो वगैरह मतलब जहाँ से हम मतलब के पैनल को जो ऑपरेट करते हैं, तो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी होगा वो हमें यहाँ से मिलेगा। बाकी जो है जो इंजन का जो एम पैनल का जो मॉड्यूल है, तो उसमें आपको एनालॉग भी ज़्यादा मिलेंगे, डिजिटल भी आपको ज़्यादा मिलेंगे, बस कंट्रोलर भी मिलेगा, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे सिर्फ एक ही ख़ास चीज़ मिलेगी, वो ये है कि जो हमारा जो मॉड्यूल है 27K2, तो ये जो मेन मॉड्यूल है यही जो है हमारा सिंक्रोनाइजेशन का काम करवाता है। तो फ़िलहाल जो है इस मॉड्यूल के अंदर फ़िलहाल यही सब कुछ है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, अगर मौका मिला और अल्लाह ने चाहा, तो ये जो भी आप ऐप पैनल में जो भी आप डिवाइसें देख रहे हैं या जो भी कंपोनेंट्स वगैरह देख रहे हैं, तो इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन वगैरह दूंगा कि ये जो डिवाइस है और ये जो रिले है ये किस किस मतलब के क्या क्या काम करती है, और ये जो कंट्रोल कॉन्टेक्टर और पावर कॉन्टेक्टर जो हो गए हैं इनका क्या काम है, ठीक है। इसके अलावा जो है कुछ और भी मतलब के अलग टाइप की डिवाइसें वगैरह भी यहाँ पे यूज़ हो रही हैं, तो इंशाल्लाह उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। तो मेरा इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद जो है फिर हम जो है 420 इंजन के ए पैनल पर जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है 320 इंजन के हीट रिकवरी के बारे में है, ठीक है। और दूसरा जो है इसको हॉट वाटर सर्किट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से जो हमारी जो आउटपुट जो हमारी गर्म पानी की जो लाइन होती है वो हम जो है अपने चिलर के हीट एक्सचेंजर पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, ताकि हम उससे जो है हॉट वाटर दे सकें और हमारा जो चिलर है वो वर्क कर सके। अच्छा खैर, तो ये तो आप बेहतर जानते होंगे, क्योंकि हमारे हीट एक्सचेंजर में जो है कूलिंग टावर की लाइनें भी कनेक्ट होती हैं। तो इन लाइनों का जो कलर होता है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं डार्क ब्लू लाइन और एक है लाइट ब्लू लाइन है, ठीक है। जो लाइट ब्लू लाइन है वो हमारे कूलिंग टावर से आ रही है, जो ठंडे पानी की लाइन है, और जो डार्क ब्लू लाइन है वो हमारे गर्म पानी की लाइन है जो कि हमारे कूलिंग टावर में जा रही है। अच्छा, तो ये हमारा थर्मास्टेट है। जब यहाँ से जैकेट वाटर का पानी जब आउट होता है तो हम यहाँ से पहले तो हीट एक्सचेंजर में लेते हैं, ठीक है, जो कि नॉर्मली बेसिक जो इसका सर्किट होता है। फिर यहाँ से आउट होता है, यहाँ से आउट होने के बाद ये हमारे थर्मास्टेट में जाती है। फिर थर्मास्टेट से आउट होने के बाद जो है ये हमारे ऑयल कूलर में जाने के बाद हमारे इंजन में घूम जाती है। खैर, तो इसके पूरे सर्किट के बारे में मेरी एक वीडियो बनी हुई है, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अच्छा, तो ये जो दो लाइनें आप एक्स्ट्रा देख रहे हैं, ये जो दो लाइनें हैं ये हमारे हीट रिकवरी की लाइनें हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारे वाल्व बंद हैं, तो अभी जो है हमारा जो है हम हॉट वाटर नहीं दे रहे हैं चिलर को, क्योंकि अभी हम अपने ही हीट एक्सचेंजर में इंजन को मतलब के पानी को सर्कुलेट करवा रहे हैं, ठीक है। अभी अगर हम इसकी हॉट वाटर की लाइनें ऑन करेंगे, मतलब कि ओपन करेंगे, तो ये हमारा जो इसका जो जैकेट का पानी है वो सबसे पहले जो है वो हमारे चिलर के हीट एक्सचेंजर में घूमेगा। तो ये हमारे चिलर का हीट एक्सचेंजर है, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं। तो हमारे इंजन से जो दो लाइनें आ रही हैं वो जो दोनों हैं वो हमारे इस हीट एक्सचेंजर में एक इन होगी और दूसरी जो है हीट एक्सचेंजर से आउट होगी। तो ये ये दो हमारी लाइनें हैं। तो ये हमारा हॉट वाटर की लाइन है जो कि सबसे पहले हमारे इस हीट एक्सचेंजर से घूमेगी। घूमने के बाद जो है यहाँ से निकलने के बाद थर्मास्टेट में जाएगी, और थर्मास्टेट से आउट होने के बाद ये हमारे इंजन में जाएगी, ठीक है। तो ये तो आप बेहतर समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसके सर्किट के बारे में जो है मैं मज़ीद जो है इसे जो है आपको एक पेज पे समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपका बेहतर तरीके से जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो अच्छा खैर, तो ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से हॉट वाटर की जो मतलब जैकेट का जो आउट होगा वो हमारे यहाँ से आउट होगा और दूसरी लाइन से हमारे इन होगा। अगर ये दोनों वाल हम लोग बंद कर देते हैं और ये वाला वाल हम ऑन करते हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारे हॉट वाटर की मतलब सर्किट में मतलब कि हमारे क्या कहते हैं हीट एक्सचेंजर जो हमारे चिलर का है वहाँ पानी नहीं जाएगा,
बल्कि हमारे इंजन के हीट एक्सचेंजर में घूमेगा। और अगर हमें पानी वहाँ ट्रांसफ़र करना हो तो अपने हीट एक्सचेंजर की जो लाइन है वो हमें क्लोज़ करनी पड़ेगी, ताकि डायरेक्ट जो है वो हमारे हीट एक्सचेंजर में ना घूमे, बल्कि डायरेक्ट जो है ये चिलर के हीट एक्सचेंजर में हमारा हमारा जो हॉट वाटर है वो जाए। अच्छा, एक ये लाइन है जो कि हमारे थर्मोस्टेट के साथ कनेक्ट है। कनेक्ट होने के बाद ऑयल कूलर में जाने के बाद जो है हमारे इंजन से कनेक्ट हो जाती है। तो थर्मोस्टेट में देखो, आपको हॉट वाटर की लाइन तो एक लाज़मी देनी पड़ेगी। अगर आप नहीं देंगे तो उसका लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वो ऑपरेट ही जो है हॉट वाटर से ही होता है। अच्छा, तो इसको भी मैं क्लियर करवाऊँगा इंशाल्लाह आपको रजिस्टर में ड्राइंग बनाकर, ठीक है। तो अभी जो है फ़िलहाल आपको लोकेशन दिखानी है और इसके सर्किट के बारे में ये आपको फ़िलहाल अभी दिखाना है कि ये कैसे-कैसे हुआ है। और देखें, अगर आपके पास लगा हुआ होगा तो आपकी लाइनें हो सकता है यहाँ-वहाँ अजीबो-गरीब तरीके से घूम सकती हैं, ठीक है। जैसे कि आपको ये जो हमारे प्लांट में जो सर्किट बना हुआ है ये भी आपको मतलब कि एक अलग सा ही दिख रहा होगा। लेकिन अगर बेसिक देखी जाए तो बेसिक वही होती है, अब लाइनें घुमाने पर जो है ना डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ जब हमारा पानी आएगा तो ये जाएगा हमारे थर्मोस्टेट में। तो ये हमारा थर्मोस्टेट है, ठीक है, जो कि हमारे क्या कहते हैं, चिलर के हीट एक्सचेंजर का थर्मोस्टेट है। अब ये थर्मोस्टेट यहाँ क्या काम करेगा तो इसके बारे में भी मैं आपको क्लियर करवाऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं एक और लाइन भी जो है हमारी यहाँ से कनेक्ट है। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ, जब ये हमारे हीट एक्सचेंजर में जाएगा तो यहाँ से घूमने के बाद, थर्मोस्टेट से घूमने के बाद डायरेक्ट जो है हमारे इंजन में जाएगा। और सॉरी, वो हमारे जो है इंजन के हीट एक्सचेंजर में जाएगा। और अभी जो आप ये लाइन देख रहे हैं, जो दूसरी लाइन जो है जो हमारी कनेक्ट हुई हुई है थर्मोस्टेट के साथ, तो ये क्यों कनेक्ट है तो इसके बारे में मैं आपको क्लियर करके मैं ये लोकेशन दिखा के जो है ये वाली लाइन, ये जो आप देख रहे हैं जो थर्मोस्टेट के साथ जो कनेक्ट है, ठीक है। तो इससे भी जो है मैं आपको रजिस्टर में डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, और एक और बात बता देना चाहता हूँ, क्योंकि कभी-कभार देखें कि लोकेशन के हिसाब से होता ये है कि मुझे वीडियो बनाने में ज़रा टाइम लग जाता है। तो उसकी वजह यही है कि मैं जो हूँ, मैं आपको जो है लोकेशन के साथ ज़्यादा मतलब कि वीडियो बना सकूँ, ताकि जो है आपको मतलब लोकेशन देखकर आपको आसानी हो। और फिर उसके बाद कोशिश करता हूँ कि आपको मतलब डायग्राम से या ड्राइंग से समझाने की कोशिश करूँ। अच्छा, जो हीट एक्सचेंजर की जो दूसरी लाइनें हैं ये सीधी जाएगी हमारी चिलर में, ठीक है। जो इससे पहले जो मैंने आपको जो उस साइड पे जो दूसरी साइड पे जो लाइनें हमारी जो लगी हुई हैं वो सीधी जो है हमारी हीट एक्सचेंजर सॉरी चिलर में जाएंगी, ठीक है, क्योंकि चिलर को ही हमें हॉट वाटर देना है। तो हमारा जो इंजन का जो हॉट वाटर है वो यहाँ आएगा। ये जो आप ऊपर दो लाइनें देख रहे हैं ये हमारे चिलर में जाने वाली लाइनें हैं। अच्छा, तो हीट एक्सचेंजर क्या करेगा, जो हमारे जैकेट वाटर का पानी जो आएगा वो हमारे जो है जो क्या कहते हैं, जो हीट एक्सचेंजर जो हमारे चिलर का है, तो वो जो है चिलर के पानी को जो है एक्सचेंज करवाएगा। एक्सचेंज करवाने के बाद जो है वो अपने चिलर पे ले लेते हैं। अच्छा, ख़ैर, तो अभी जो है हम चलते हैं रजिस्टर पर और वहाँ से डायग्राम के थ्रू जो है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है 320 के हीट रिकवरी के बारे में है। जैसे कि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि 420 पे थी। तो जस्ट इसके अंदर सिर्फ फ़र्क जो है वो हमारे पास सिर्फ थर्मोस्टेट का आ रहा है, क्योंकि जो है हमारी जो ये जो 420 की जो मैंने जो ड्राइंग बनाई थी हीट रिकवरी में, तो इसमें जो है हमारा TCV यूज़ हो रहा था। तो डायग्राम जो है हमारी सेम यही रहेगी, बस यहाँ जो है हमारा थर्मोस्टेट का यूज़ होगा, इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे 320 जिनके पास इंजन है तो ये उनके लिए वीडियो है। तो इसके अलावा जो है मैं आज कोशिश करूँगा कि 620 जो हमारे इंजन है उसके अंदर जो हमारा हॉट वाटर या हीट रिकवरी जो यूज़ हो रही है उसका मैं जस्ट बेसिक बता दूंगा। और इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो होगी तो उसकी सारी जो है मैं लोकेशन के साथ आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो खैर चलते हैं। तो बिल्कुल सेम ये वैसे ही होगी जैसे कि हमारी 420 की थी, ठीक है।
तो ये हमारी इंजन है, ये हमारा है इंजन, ठीक है। तो इसके मतलब कि इससे जो आउटपुट होगा वो हमारे ऑयल कूलर में, कोर वगैरह में, इन सब में जाएगा। तो उस पर बात नहीं होगी क्योंकि उस पर मैं पहले ही जो है 2-3 वीडियोस बना चुका हूँ। तो आप जो है वो वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं वो भी बताना शुरू कर दूँगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो चलते हैं, जैसे कि ये यहाँ से हमारा जो इंजन से जो जैकेट वाटर का जो पानी जो हमारा आउट होगी, जो हमारे हीट एक्सचेंजर में जाता है और उसके बाद जो है हमारे रिटर्न होके हमारे हीट एक्सचेंजर में आ जाता है। तो उसके साथ जो हमारी हीट रिकवरी जो कनेक्ट है, हीट रिकवरी मतलब कि हमारा जो चिलर का जो हीट एक्सचेंजर जो कनेक्ट है वो किस तरीके से हुआ है, तो खैर उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ से जैसे ही हमारी जो हॉट वाटर जो आउट होगा, मतलब कि जो हमारे इंजन से जैकेट वाटर पानी जब आउट होता है तो ये जाता है हमारे हीट एक्सचेंजर में, ठीक है। तो ये है हमारे हीट एक्सचेंजर का सिंबल, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये यहाँ से मतलब कि इसका जब टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो ये हमारे इंजन में मतलब थर्मास्टेट में जाता है। थर्मास्टेट के बाद जो है ये हमारे इंजन के ऑयल कूलर वगैरह में, ये पूरे इंजन में फिर इस तरीके से घूम जाता है। अच्छा, तो इसके अंदर जो हमारा थर्मास्टेट है वो किस तरीके से लगा हुआ है, तो खैर उसके बारे में बता देता हूँ। तो खैर अभी जो है ये है कि ये जो हमारा हीट एक्सचेंजर है ये है हमारे इंजन का, ठीक है। तो यहाँ से आउटपुट होके जो है ये हमारे जो है कूलिंग टावर में लाइनें जाती हैं, ठीक है। तो ये कूलिंग टावर के थ्रू हमारी हीट एक्सचेंज होती है। उसके बाद जो है जो हमारा थर्मास्टेट होता है वो हमारा यहाँ यूज़ होता है, ठीक है, सेंटर में, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ TS, ठीक है। ये हमारा थर्मास्टेट हो गया, ठीक है। इसके 2 वाल्व जो हैं वो ओपन होंगे और एक वाल्व जो है वो क्लोज़ होगा। वो कब ओपन होगा, जब इसको टेम्परेचर मिलेगा या इसके आउटपुट में जो है इसको अगर टेम्परेचर की ज़रूरत होगी। मिसाल के तौर पर कि यहाँ पे हमारे पास 60 सेंटीग्रेड है और यहाँ पे आउटपुट पर मिसाल के तौर पर यहाँ हमें 70 सेंटीग्रेड की ज़रूरत है। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, हमारे पास 10 सेंटीग्रेड का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे आउटपुट पे हमें गर्म पानी की ज़रूरत है, जबकि यहाँ हमारे पास 60 सेंटीग्रेड का पानी जो है यहाँ से आउट हो रहा है। तो गर्म पानी हम कहाँ से लेंगे, तो यहाँ से जो ये जो हमारी जो लाइन है हॉट की, तो ये जा रही है हमारी हीट एक्सचेंजर में और हीट एक्सचेंज होने के बाद जो है ये हमारी लाइन जो है यहाँ पे कूल हो जाती है, ठीक है। तो ये जब हमारी कूल हो जाती है तो हमें गर्म पानी की ज़रूरत है, क्योंकि हमें 10 सेंटीग्रेड मज़ीद ज़्यादा चाहिए, ज़रूरत है। तो यहाँ से जो हमारी एक लाइन जो पहली हीट एक्सचेंजर में जा रही, तो यहाँ पे हीट एक्सचेंजर में जाने से पहले एक लाइन तो हमारी हीट एक्सचेंजर में जाएगी और दूसरी लाइन को जो है हम यहाँ अपने थर्मास्टेट के साथ टच कर देंगे, ठीक है। और जब टच कर देंगे, जब यहाँ हमें ज़रूरत होगी तो यहाँ से हमारा गर्म पानी चल रहा होगा, ठीक है। जब चल रहा होगा तो यहाँ से जो होगा हमारा थर्मास्टेट जो होगा वो ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ से जो है हमारा गर्म पानी जो है मिक्स होके जो है वो हमारे इंजन को मिल जाएगा, मतलब कि फिर वो ऑयल कूलर में और इधर उधर कोर वगैरह में सब में जाएगा। अच्छा, तो ये तो हो गई होगी बात क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। अब मिसाल के तौर पर जो है यहाँ पे मैं एक वेल्व यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और इस वेल्व को मैं कर देता हूँ क्लोज। जब मैंने इसको क्लोज़ किया तो यहाँ से जब हमारा पानी जाएगा तो यहाँ पे आके हमारा पानी रुक जाएगा, क्योंकि हमारे हीट एक्सचेंजर तक नहीं जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम अपना एक चिलर का हीट एक्सचेंजर बना देंगे, क्योंकि हमें जो है हीट को ट्रांसफ़र करनी है अपने हीट एक्सचेंजर से नहीं, बल्कि चिलर के हीट एक्सचेंजर पे हमें अपना जो हॉट वाटर है वो ट्रांसफ़र करवाना है। तो ये भी सेम इजी है। जिन लोगों ने मेरी जो 420 की जो हीट रिकवरी है अगर वो ये देख चुके हैं तो उनके लिए ये समझना इतना कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, तो खैर चलते हैं। तो यहाँ से अब यहाँ से पानी नहीं जा रहा है तो ज़ाहिर बात है हम यहाँ से एक लाइन उठाएंगे और लाइन उठाने के बाद जो है ये हम जो है अपने चिलर के हीट एक्सचेंजर में दे देंगे, ठीक है। ये हमारा है चिलर का हीट एक्सचेंजर, ठीक है। और यहाँ से जो 2 लाइनें हैं ये हमारी जाएगी चिलर में, ठीक है। अच्छा, खैर अब यहाँ पे भी मैंने एक वेल्व यूज़ करूँगा, ज़ाहिर बात है कि ये वेल्व मैंने ऑन किया। ऑन होने के बाद पानी हमारा यहाँ गया तो यहाँ पे आके रुक जाएगा। तो यहाँ से जो है वापस जो है इसे टर्न करवाएंगे। टर्निंग करवाने के बाद हम यहाँ ले जाएंगे और यहाँ पे हम अपना एक वेल्व ऑन करवा देंगे। तो अभी ये वेल्व जो है ये वाला जो है ये हमारा बंद है। तो बंद होने की मतलब ये है कि अभी जो है हमारे ये चिलर की हीट एक्सचेंजर में जो है हमारे जो पानी है वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है।
अच्छा, अब मिसाल के तौर पे अगर हमें अपने हीट एक्सचेंजर में लेना हो तो सिंपल है कि हमें इन 2 वेल्व को ऑफ़ करना पड़ेगा और इसको ऑन करना पड़ेगा। जब ये 2 वेल्व जो अब हमारे ऑफ़ हो जाएंगे तो पानी यहाँ नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो हो गई सिंपल, ठीक है। अब रही बात, तो इसमें भी एक थर्मास्टेट यूज़ हो रहा है, ठीक है, चिलर वाले में, ठीक है, थर्मास्टेट। और ज़ाहिर बात है इसको भी एक हॉट लाइन की ज़रूरत है, तो वो यहाँ हम टच कर लेते हैं। तो यहाँ से जब हमारा पानी आएगा, अगर पानी बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो वो आधा पानी जो है वो यहाँ से आएगा और आधा जो है इसके हीट एक्सचेंजर से आएगा। तो अगर ये थोड़ा बहुत गर्म भी होगा तो हमारे जो हीट एक्सचेंजर में जो कूलिंग टावर की जो लाइनें यूज़ हो रही हैं, तो इसके थ्रू जो है हमारा जो इंजन को जितना रिक्वायरमेंट है तो उस हिसाब से जो है ये मतलब कि उससे ज़्यादा ही ठंडा कर लेगा। बाकी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो थर्मास्टेट जो है वो ये कंट्रोल करवा देगा। तो ये इसका आ गया सिंपल, ठीक है। और हमारे 320 में जो है 2 थर्मास्टेट यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। एक जो है हमारे जैकेट पे यूज़ हो रहा है, मतलब टॉप पे, ठीक है, और एक जो है वो हमारे ऑयल कूलर के पास यूज़ हो रहा है। तो ये रही हमारी 320 की। अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है 320 इंजन जेन बाकर के आउटपुट, डिजिटल आउटपुट के बारे में, जो कि पीएलसी है एम पैनल की। तो इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट और डिजिटल इनपुट के बारे में। तो आज की जो वीडियो है वो है डिजिटल आउटपुट के बारे में। तो उसका जो टैग नंबर है वो है 24K1 है। तो मैं इसकी लोकेशन भी बताने की कोशिश करूंगा। और दूसरा जो है 24K2 है और तीसरा जो है 25K1 है। तो खैर अभी बात करते हैं 24K1 के बारे में। तो 24K1 क्योंकि ये आउटपुट है, इनपुट लेगा तो उसका आउटपुट भी देगा। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है हमारे पास जो चीज़ आती है वो है प्री हीटिंग पम्प है और इसका हीटर, ठीक है। इन दोनों को जो आउटपुट होगा वो 24K1 देगा इसको ऑन करवाने के लिए या इसको कमांड देने के लिए। और दूसरे नंबर पर जो है वो है हमारी जो है इंजन का सेल्फ है, इसको भी कमांड देगा। और इसके अलावा जो है हमारी गैस सेफ्टी है, इसको भी चेक करेगा, इसको भी कमांड देगा। और इसके अलावा जो है हमारे पास और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि इसी 24K1 से मिलेगा कमांड। ये हमारे प्री लुब्रिकेशन पंप को भी कमांड देगा ऑन करने के लिए। और इसके अलावा जो है हमारे पास ये जो ये जो वेल्व ओपन, ऑयल वेल्व ओपन जो है, ये जो आप देख रहे हैं जो ऑटो जो है ऑयल को चार्ज करता है, इसको भी कमांड देगा यही 24K1, क्योंकि ये डिजिटल आउटपुट है। और इसके अलावा जो है मज़ीद और चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। तो इसके अलावा जो है एक और कमांड देगा जो कि हमारा देगा एग्निशन बॉक्स को, जो कि एग्निशन को एक्टिवेट करवाएगा, ठीक है, इसको भी कमांड देगा। और इसके अलावा जो है हमारे अल्टरनेटर के अंदर जो AVR है उसके अंदर उस AVR में जो है डी एक्साइटेशन सिस्टम को भी एक्टिव करवाएगा जब इसको ज़रूरत पड़ेगी कि अभी मुझे एक्साइटेशन नहीं बल्कि डी एक्साइटेशन करवानी है। और इसके अलावा जो है एक और है जो कि हमारा बाईपास वेल्व है, ये आप देख सकते हैं, जो कि टेम्परेचर पर ऑपरेट होता है। तो इसको भी कमांड हमारे 24K1 से ही मिलेगी। अब आगे बात करते हैं। तो एक और मॉड्यूल है, ये भी डिजिटल आउटपुट है, जिसका टैग है 24K2। तो खैर इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर एक कमांड आएगी जिस कमांड का नाम है जंप आउट मॉनिटरिंग। तो सबसे पहले जो है ये पिल्स रिले जो येलो वाली डिवाइस थी उसको ये मॉनिटर करेगा, उसके बाद जो है स्टार्ट रिले को मॉनिटर करेगा और उसके बाद जो है हमारे एग्निशन बॉक्स जो है उसको मॉनिटर करेगा। अगर इसके अंदर कोई भी एरर होगा तो ये उसको जो है स्टार्ट होने नहीं देगा, जिसको बोलते हैं जंप आउट मॉनिटरिंग, ठीक है। इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब एक और चीज़ है जो कि इसके साथ होती है, उसका नाम है रिलीज़ यू कंट्रोलर, जो कि AVR से रिलेटेड होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है वो है सिंक्रोनाइज लोड रिलीज़, ठीक है। अगर कोई भी एरर आएगा तो हमारे सिंक्रोनाइज को रिलीज़ करवा देगा, ठीक है। तो वो उसको रिलीज़ करवा देगा। और इसके अलावा जो है एक और कमांड होगी जो कि एक्टिवेशन बटरफ्लाई फ्लैप, ये जो है ये हमें एक्चुएटर पे मिलेगा। तो एक्चुएटर की भी लोकेशन मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ।
ये आप इंजन के ऊपर जाओगे तो ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारा एक्चुएटर। ठीक है, तो इसकी फ्लैप को एक्टिवेट करवाएगा कि मतलब फ्लैप को कितना ओपन करवाना है और कितना क्लोज करवाना है या जो भी है। ठीक है। अच्छा, तो इसके अलावा जो है एक और हमारा मॉड्यूल रह जाता है, तो वो लास्ट वाला मॉड्यूल है। उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ कनेक्टेड है और उस मॉड्यूल का जो नंबर है वो है 25K1 है। ये आप देख सकते हैं 25K1 है और ये है हमारा गैस मिक्सचर मोटर। ठीक है, तो ये जो है ये जो मिक्सचर मोटर है ये उसकी जो है मतलब उसको जो है ये ऑन करवाता है कि इसको कितने पोजीशन पर खुलवाना है, कितने पे बंद करवाना है या जो भी सिस्टम है इसके अंदर। और इसके अंदर जो हमारी मोटर लगी हुई होती है वो लगी हुई होती है स्टेपर मोटर। ठीक है, इसके अंदर जो मोटर जो यूज़ हो रही है वो हमारी स्टेपर मोटर यूज़ हो रही है। अच्छा, तो ये तो जो है मैंने 320 के बारे में जो है हमारे एम पैनल के पीएलसी का जितना भी काम था वो सब पूरा हो चुका है। तो ये है कि अगर आप लोग के पास 320 इंजन होंगे तो हो सकता है टेक जो है थोड़ा बहुत चेंजिंग हो सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है ना हर बार कोई नई मॉडिफिकेशन आ रही होती है और जो है ना टेक थोड़े आगे पीछे हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो वर्किंग है वो बिल्कुल सेम ही रहती है, बस ये कि मॉड्यूल थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं। बाकी बात करें तो ये जो फर्स्ट वाला है जिसका जो नंबर है हमारे पास जो फर्स्ट मॉड्यूल है इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि ये है 19K1। ये हमारा है बस कंट्रोलर जो कि हमारे ए पैनल के साथ कनेक्ट रहता है और ए पैनल को मतलब कि यहाँ का जितना भी फीडबैक होता है ये सारा वहाँ ए पैनल में जो है देता है और ए पैनल से यहाँ लेता है। अच्छा, तो इसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ पे एम पैनल में जो है हमारे पास जो है 9K1 मतलब जो मॉड्यूल कंट्रोलर है वो एक है और एनालॉग जो इनपुट हैं वो हमारे पास 9 लगे हुए हैं और एनालॉग आउटपुट जो है वो हमारे पास एक लगा हुआ है और डिजिटल इनपुट जो है वो हमारे पास 2 लगे हुए हैं और डिजिटल आउटपुट हमारे पास 2 लगे हुए हैं और एक जो है 25K1 है जो कि हमारे मिक्सचर स्टेपर मोटर का मॉड्यूल था। तो फिलहाल जो अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो वीडियो है वो है जैन बाकर के एनिमेशन एप्लीकेशन के बारे में है जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिलेगी। तो ये मैंने इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है, तो इसके लिए जो है आपको इनियो लिखना पड़ेगा। इनियो जैन बाकर भी आप लिख सकते हैं। तो आप जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पे जो है प्ले स्टोर पे जो फर्स्ट वाली एप्लीकेशन है तो जिस पे एक पिस्टन भी बना हुआ है आपको इसको इंस्टॉल करना है। और जो है ना जब आप इसको इंस्टॉल करने करेंगे तो इसके अंदर जो है आपको इंजन 320 की जो है इजीली एनिमेशन ऑयल सर्किट जैकेट वाटर सर्किट और इसके अलावा काफ़ी सर्किट्स वगैरह इसमें आपको मिल सकते हैं। तो जो भी न्यू ऑपरेटर हो या न्यू इंजन से मतलब कि जनरेटर से रिलेटेड हो तो ये इसके लिए बहुत अच्छा बहुत ही ज़्यादा अच्छी एप्लीकेशन है। आप चाहें तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास इंस्टॉल हुई हुई है, तो मैं फ़िलहाल आपको इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये सारा 3D पर बेस है। तो जो है इसके अंदर जो है मज़ीद और भी लैंग्वेजेस हैं जो कि आप ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर चाइनीज़ है, रशियन है और ये पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है। तो हम लोग जो है इंग्लिश ही सेलेक्ट करेंगे जो कि हमारे लिए बहुत इजी है। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं 3D वर्जन लिखा हुआ है इस पे। तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे फ्रंट पे जो है यहाँ पे जो है 320 इंजन आ जाता है। तो इसकी अक्सर वीडियोस जो है आपने यूट्यूब्स वगैरह पे देखी हुई होंगी। तो ये आप देख सकते हैं ये जो गोल सर्कल है जिस पे क्लिक का निशान लगा हुआ है, अगर इसको आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आपको ऑयल सर्किट, जैकेट वाटर सर्किट और इसके अलावा जो है आपको गैस कहाँ से आ रही है और इंजन में कैसे मैनिफोल्ड के थ्रू कैसे जाती है। अब ये मैंने एक जो है सर्कल पे क्लिक किया है तो उस वहाँ से जो है एक वीडियो जो है वो स्टार्ट हो चुकी है जो कि जैकेट वाटर सर्किट के बारे में है। तो ये आप देख सकते हैं इसको बहुत इजी तरीके से। तो आप इसको मूव भी कर सकते हैं, आप इसको जूम भी कर सकते हैं और आप इसे बहुत इसी इजी तरीके से जो है आप इसमें जो है अपने इंजन का सर्किट जो है कैसे जो है वाटर सर्कुलेट करता है और उसके बाद जो है सिलेंडरों में जाता है और हॉट लाइन कौन सी है और कूल लाइन कौन सी है।
तो आप इजीली तरीके से जो है इस सॉफ्टवेयर से जो है अपना आप जो है अपना काम चला सकते हैं। तो मज़ीद जो है इसके अंदर और भी मज़ीद और चीज़ें भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इसके अंदर मज़ीद और भी पार्ट्स वगैरह, इंजन के पार्ट्स वगैरह के बारे में, उसके नेम्स वगैरह और जो भी चीज़ें होती हैं इंजन से रिलेटेड, तो वो हर एक चीज़ जो है इसमें बताता है। अब ये आप देख सकते हैं, ये हमारी जो है गैस शीट की लाइन आ रही है और इसके अंदर जो है जब गैस फ्लो होना शुरू हो जाएगी तो गैस फ्लो होने के बाद जो है हमारे मिक्सचर में जाएगी। उसके बाद जो है एक्चुएटर से गुज़रने के बाद जो है हमारे मैनिफोल्ड के थ्रू सिलेंडरों में चली जाती है। और ये एनटेक भी जो है वो भी आ रहा है और इसके बाद देखें आप टर्बो चार्जर से भी गुज़र रही है गैस। तो यहाँ से आप बहुत इजी तरीके से जो है आप लोगों का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। तो मज़ीद जो है मैं इसके फ़ीचर वगैरह दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो आप फ़िलहाल जब तक ये वीडियोस वगैरह देखें। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे मैनिफोल्ड में जा रहा है, इनटेक मैनिफोल्ड में, ये है आफ्टर कूलर, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारी एग्जॉस्ट हो रही है। तो इसके अलावा भी मैंने काफ़ी वीडियोस वगैरह बनाई हुई हैं, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अगर यहाँ आपको जो है इसका मतलब कि सर्कुलेटिंग वगैरह समझ में नहीं आ रही है, तो पिछली वीडियो भी हमारी बनी हुई है 320 इंजन पे, ऑयल सर्कुलेटिंग, जैकेट वाटर सर्कुलेटिंग, इसके अलावा जो है ऑयल पम्प, जैकेट वाटर पम्प वगैरह, जो भी हमारे मतलब के क्लोज सर्किट वगैरह जो चल रहे हैं, उस पे मेरी काफ़ी वीडियोस वगैरह बन चुकी है। तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अब ये आप देख सकते हैं, ये एक और हमारा सर्किट आ रहा है। अच्छा, तो और मज़ीद भी इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं। तो ये हमारा एम पैनल है जो वाइट कलर का है, ठीक है। ये एक और मज़ीद मैंने वीडियो प्ले की है ताकि मज़ीद आपको मैं दिखा सकूं कि ये सॉफ्टवेयर कितना कमाल का है, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं, ये है हमारी ऑयल सर्कुलेटिंग, ये हमारे ऑयल कूलर से, ऑयल पम्प से, ऑयल कूलर से गुज़र के फिर हमारा जो है ये ठंडा हो जाता है। ये हमारे पिस्टन के 4 स्ट्रोक आ जाते हैं, ठीक है। तो ये 4 स्ट्रोक हमारे कैसे काम करते हैं, तो इसके बारे में भी इनटेक, कंप्रेशन, पावर और ये एग्जॉस्ट, ठीक है। और इसके अलावा जो है नीचे पार्ट्स भी हैं, जो भी मेन पार्ट्स जो हैं वो दिए हुए हैं। अच्छा, तो इसके अलावा जो है मज़ीद और भी चीज़ें हैं। जब आप बैक में आओगे तो यहाँ से जो है, जब आप यहाँ क्लिक करोगे तो जेन सेट पे, तो ये जेन सेट पे जब आप सेटिंग पे जाओगे तो मज़ीद मैं आपको दिखाने की कोशिश कर देता हूँ। तो ये यहाँ से जो है ये इंजन को यहाँ से बैक करेंगे, फिर दोबारा सेटिंग दबाएंगे, सेटिंग पे हम क्लिक करेंगे। तो मतलब कहने का मकसद है कि इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि अगर मैं लोकेशन की वीडियोस वगैरह बनाता हूँ तो उस पे मेरे व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं। अगर मैं कोई डायग्राम्स वगैरह ऐसी कोई चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो भाई लोग हैं जो भी हैं वो ऑपरेशन साइड से होते हैं, तो इलेक्ट्रिकल साइड से जो है उनको समझना थोड़ा जो है उनके लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो ये उनके लिए है जो कि ज़्यादा शौक़ रखते हैं इस काम से। और जो है ज़्यादातर मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि ऑपरेशन से रिलेटेड तो होते हैं, लेकिन क्या है कि उनको इंजन के पार्ट्स वगैरह के बारे में पता नहीं होता है, और जो है ऑयल सर्किट जो है कैसे सर्कुलेट करता है, और हमारे जैकेट वाटर का सर्किट जो है क्लोज में वो किस तरीके से चलता है, और इसके अलावा जो है हमारा जो है अल्टरनेटर में जो भी एक्साइटेशन सिस्टम जो चलता है वो कैसे होता है। तो इस पे भी मज़ीद मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ। तो ये एक एप्लीकेशन लाया हूँ, लेकिन इसके बारे में जो है काफ़ी हमारे भाई लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता। लेकिन इस एप्लीकेशन की काफ़ी ऐसी वीडियोस हैं जो कि आपको यूट्यूब पे ईज़िली मिल सकती हैं। लेकिन ये एप्लीकेशन दिखाने का मकसद यही था कि आप जो है ना इजीली जो है इसको मूव करके अपने तरीके से जो है आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल जो है आज की वीडियो हमारी फ़िलहाल एप्लीकेशन पर ही थी। तो जैसा ही मौका है, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो वगैरह फिर बनाएंगे अपने ए पैनल के पीएलसी पर, कि उसके इनपुट पे और आउटपुट पे क्या क्या चीज़ें हमारी कनेक्टेड होती हैं, ठीक है।
तो फ़िलहाल आज की हमारी वीडियो यहीं तक की थी, तो ये आप वीडियो पूरी वगैरह देखें तो इंशाअल्लाह जो है आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है एक शॉर्ट वीडियो है जो कि हमारे 320 के जैकेट वाटर पम्प के बारे में है। तो ये एक हमारा फॉल्टी पम्प है। तो मैं इसके फ़िलहाल सिर्फ आपको इसके डिस्चार्ज और सक्शन के बारे में बताने की कोशिश करूँगा, जबकि ये हमारा है मैकेनिकल पम्प। तो ये जो आप दो लाइनें देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारे डिस्चार्ज की लाइनें हैं जो कि हमारे सिलेंडर्स में जाती हैं, ठीक है, जो कि हमारे 20 सिलेंडर हैं। बाकी इसके बाद अगर ये लाइन अगर आप देखते हैं तो ये है हमारी सक्शन की लाइन, जहाँ से यहाँ से ये सक करता है। सक करने के बाद यहाँ से ये डिस्चार्ज मतलब प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। अब इसके बाद आगे बात करें तो आगे की बात करें तो ये एक और पम्प है, तो बिल्कुल ये भी सेम यही है। तो ये देखें, ये जो है ये एक हमारे मैकेनिकल गियर के साथ कनेक्टेड होता है। तो इसके थ्रू जो है ये मैकेनिकली जो है ये रोटेट करता है, ठीक है। तो फ़िलहाल आज की हमारी वीडियो बहुत शॉर्ट थी, तो मौका मिला तो मैंने सोचा कि चलो इसके बारे में भी वीडियो बना के मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक ही थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट। अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है प्रेशर ट्रांसमीटर के बारे में है, क्योंकि हमारे जो इंजन है उसमें जो है हमारे पास काफ़ी सेंसर्स यूज़ होते हैं, जिसमें जो है हमारे पिकअप सेंसर्स भी यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो है प्रेशर ट्रांसमीटर भी यूज़ होते हैं, थर्माकपल भी यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो है आरटीडी मतलब PT100 भी यूज़ होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेशर ट्रांसमीटर के बारे में। तो ये आप साइड पे इसकी तस्वीर देख भी सकते हैं, और बाकायदा हमारे इंजन में भी यूज़ हो रहा है, तो ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। तो ये टॉपिक ज़रा बड़ा हो सकता है, क्योंकि इस टॉपिक में जो है ये काफ़ी टाइप्स के हमारे पास यूज़ होते हैं। तो ये असल में जो यूज़ होते हैं ये 3 टाइप के यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर इसकी आउटपुट की बात की जाए तो ये आउटपुट पे हमें मिली वोल्ट भी जनरेट करके दे सकते हैं, ठीक है, और सॉरी वोल्ट भी जनरेट करके दे सकते हैं, और ये हमें मिली एम्पेयर में भी जनरेट करके दे सकते हैं। इससे पहले जो मैंने आपको PLC में जो ऑयल प्रेशर के बारे में जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, तो उसमें ये सीन था कि वो आउटपुट जो है 4 to 20 मिली एम्पेयर हमें जनरेट करके दे रहा था। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि वो हमें मिली एम्पेयर में जनरेट करके दे रहा था। और जैसे कि मैंने आउटपुट मतलब मॉड्यूल के जो डिटेल्स है उसके बारे में जब मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि हमारा 11 नंबर वायर तो यूज़ हो रहा है, लेकिन 12 नंबर यूज़ नहीं हो रहा। तो उसके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमारा जो सेंसर है वो आउटपुट जो है वो वोल्ट जनरेट नहीं करके दे रहा, बल्कि मिली एम्पेयर में जनरेट कर रहा है। जब मिली एम्पेयर में जनरेट कर रहा था तो उसका जो सिग्नल था वो हमारा 11 नंबर में जा रहा था, और 12 नंबर हमारा स्पेयर था। अगर हम अपने ट्रांसड्यूसर को कन्वर्ट करेंगे वोल्ट पे तो हमें 11 नंबर यूज़ नहीं बल्कि 12 नंबर यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके अंदर आपके पास ऑप्शन भी है कि आप जो है इस ट्रांसड्यूसर को, अगर आपके पास मिली एम्पेयर में है तो आप इसको वोल्ट में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो खैर, तो आज शुरुआत करते हैं अपने प्रेशर ट्रांसड्यूसर के बारे में, मतलब कि प्रेशर ट्रांसमीटर के बारे में। तो प्रेशर ट्रांसमीटर के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब 3 चीज़ों की बात करें तो एक जो नीचे वाला हिस्सा होता है जहाँ से हम प्रेशर जो है इन करवाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। और इसके आउटपुट जहाँ से हमें मिलता है इसको बोलते हैं हम ट्रांसमीटर। और इसके अंदर जो है एक हमारे पास एक ब्रिज बना हुआ होता है जिसको वेट स्टोन ब्रिज भी कहा जाता है। तो इसके थ्रू जो है हमें आउटपुट जो है हमें ट्रांसमिट होके मतलब कि हमारे मॉड्यूल पे मिलता है। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं इसके अंदर, तो इनके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये जो ट्रांसड्यूसर है, अब ये लिखा हुआ मैंने इसलिए है क्योंकि जो है ये जो टॉपिक है ये ज़रा बड़ा है, क्योंकि इस पे 2 वीडियो बनेंगी। तो आज की जो वीडियो है वो हमारी मिली एम्पेयर के बारे में है, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी जैसे कि इसको वोल्ट जनरेट करवा के हमें देना है तो वो उस पे होगी। तो अगर मैं एक ही बार में सब बनाने की कोशिश करूँगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करूँ। फिर इसके बाद जो है हम बनाएंगे थर्माकपल के बारे में, और उसके बाद बनाएंगे हम PT100 के बारे में, PT100 या PT1000 या जो भी हो गया, ठीक है। तो ज़्यादातर जो है हमारे इंजन में जो है PT100 यूज़ होते हैं,
तो चलें खैर आगे बता देता हूँ। जो प्रेशर ट्रांसड्यूसर होता है, इसका काम होता है कि जो प्रेशर आता है, जब प्रेशर इस पर पड़ता है तो ये क्या करता है, ये उस प्रेशर को कन्वर्ट करके हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करवाता है। ठीक है, ये हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और ट्रांसमीटर का काम ये होता है कि इसको एम्पलीफायर करवाता है। ठीक है, एम्पलीफायर का मतलब कि इसके जो वीक सिग्नल होते हैं उसको स्ट्रॉन्ग करवाता है। फिर आउटपुट जो है ये हमें मिली एम्पेयर में जो है जनरेट करवा के देता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये हमारा ट्रांसमीटर है, इस पर लिखा था वीक सिग्नल एम्पलीफायर एंड स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ सिग्नल। ठीक है अच्छा, तो आगे बात कर लेते हैं, तो इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो मोस्टली जो टाइप्स जो हमारे पास यूज़ होती हैं वो हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं। अब आगे भी बात करते हैं कि ये जो हमारा प्रेशर ट्रांसमीटर है ये हमारा काम कैसे करता है, कैसे हमें पता लगता है कि हमारी लाइन में कितना प्रेशर चल रहा है। तो खैर, तो अभी टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो टाइप में क्या है कि फ़र्स्ट में जो है हमारे पास स्ट्रेन गेज टाइप का यूज़ होता है। ये जो आप इसकी जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ठीक है, जो मैंने डायग्राम बनाई हुई है, खैर मेरी डायग्राम इतनी अच्छी तो है नहीं। अच्छा, उसके बाद जो है वो जो दूसरा होता है वो हमारा यूज़ होता है कैपेसिटेंस टाइप का यूज़ होता है। और तीसरा जो है पोटेंशियोमेट्रिक टाइप का यूज़ होता है। तो इन तीनों में जो है हमारा डायफ्राम यूज़ होते हैं। तो डायफ्राम का तो आप जानते हो कि जब डायफ्राम पे जब प्रेशर पड़ता है तो होता क्या है कि उसका जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है। तो खैर आगे इसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, तो एक जो है ये हमारा ब्रिज बना हुआ है, तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन इससे पहले जो है मैं आपको इसके बारे में बताने की कोशिश करता हूँ कि हमारा जो है जो डायफ्राम है वो कैसे जो है अपना शेप चेंज करता है। तो मिसाल के तौर पे कि ये जो आप देख रहे हैं ये सेंसर का इनपुट वाली जगह है, जहाँ से हमारा प्रेशर जो है हम जहाँ से इसको प्रेशर देते हैं। तो प्रेशर जब देते हैं तो इससे पहले जो है हमारा डायफ्राम यूज़ होता है। ठीक है, जब डायफ्राम यूज़ होता है तो इसके ऊपर क्या होता है कि ये हमारे स्ट्रेन गेज लगे हुए होते हैं। ठीक है, अब होता ये है कि ये अभी हमारे नॉर्मल हालत में है। ठीक है अब इस पर कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा है, मतलब कि पड़ रहा है तो ये अभी हमारे नॉर्मल हालत में बिल्कुल प्लेन हुआ है। ठीक है, अगर सेकंड वाली पिक्चर अगर आप देखेंगे तो क्या होगा कि जब हम इसको प्रेशर देंगे तो इससे क्या होगा कि इसका जो शेप होगा वो चेंज हो जाएगा ज़रा सा। ठीक है, और इसके जो स्ट्रेन गेज है एक जो है वो फैलना शुरू हो जाएगा और दूसरा जो है कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये है कि स्ट्रेन गेज के ऊपर डिपेंड करता है या सेंसर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि इसमें एक लगा हुआ है या 2 लगे हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो है ये हमारा वेटस्टोन ब्रिज बनता है। अब चलें खैर आगे बात कर लेते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बात खैर तो अभी हम बात कर लेते हैं इसके सर्किट के बारे में। तो ये हमारा एक ब्रिज बना हुआ है जो कि हमारा रेजिस्टेंस के थ्रू बना हुआ है। तो ये हमारा जो रेजिस्टेंस है ये नॉन मतलब के रेजिस्टेंस हैं। ठीक है, और जो है ना उसके बाद अगर ये बात करें तो ये हमारा स्ट्रेन गेज है। ठीक है, और इसको जो है हम वेरिएबल रजिस्टर भी कहा जाता है। अगर इस ब्रिज की बात की जाए तो इस ब्रिज को हम बोलते हैं वेटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो होता क्या है कि जब हमारा ये तो हमारे नॉन रेजिस्टेंस है। ठीक है, और जब हमारा यहाँ प्रेशर बढ़ता है तो ये असल में वेरिएबल रजिस्टर होता है, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग गेज होता है। तो क्या होता है कि इसके अंदर जब हमारा प्रेशर बढ़ता है तो क्या होगा कि इसकी जो है रेजिस्टेंस चेंज होना शुरू हो जाएगी। जब चेंज होना शुरू हो जाएगी, जब यहाँ आएगी इस ब्रिज के अंदर, तो यहाँ ब्रिज में आने के बाद होगा क्या कि इसकी जो रेजिस्टेंस होगी, जब इसको अननोन रेजिस्टेंस को जब ये सेंस करेगा कि यार मेरे पास तो अननोन रेजिस्टेंस आ गई है, तो ट्रांसमीटर क्या करेगा, ट्रांसमीटर उसको सेंस करके जो है आउटपुट करके हमारे मॉड्यूल को दे देगा कि यहाँ हमारे पास कितना प्रेशर चल रहा है, वो भी मिली एम्पेयर के थ्रू। तो खैर तो आगे चलते हैं। ये ब्रिज तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आगे जो है आउटपुट प्रेशर की बात कर लेते हैं। आउटपुट प्रेशर ट्रांसमीटर की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास जो प्रेशर ट्रांसमीटर होते हैं वो आउटपुट जो है हमें 4 टाइप का दे देते हैं। ठीक है, 4 टाइप में मतलब कि हमारे सेंसर यूज़ होते हैं। एक यूज़ होता है हमारा 0 to 20 मिली एम्पेयर का यूज़ होता है, और दूसरा जो होता है वो 4 to 20 मिली एम्पेयर यूज़ होता है, और तीसरा जो है 0 to 5 वोल्ट डीसी आउटपुट देता है, और जो चौथा होता है वो हमारा 0 to 10 वोल्ट डीसी होता है। अगर इन सेंसरों में सबसे अच्छे सेंसर की अगर बात की जाए तो वो हमारा जो सेंसर होता है वो 4 to 20 मिली एम्पेयर का होता है। अब वो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि अगर मिसाल है आपके लाइन है, ठीक है, ये आपकी लाइन लगी हुई है। ठीक है, इसके ऊपर जो है एक मेरा जो है ना एक प्रेशर सेंसर लगा हुआ है, और ये जो है एक मिसाल ले लो कि ये हमारा जो है ये 0 to 20
0 to 20 मिली एम्पेयर का है, ठीक है। अगर मिसाल है कि मेरा ये सेंसर ख़राब भी हो जाता है और यहाँ पे लाइन में मेरा प्रेशर भी नहीं है, अगर मैं इसको चेक करूँगा ये ख़राब होगा या इसका प्रेशर भी नहीं होगा। मिसाल ले लें अभी ये ख़राब नहीं है, इस लाइन में जो है हमारे पास प्रेशर नहीं है, तो इसने जो है 0 मिली एम्पेयर हमें शो कर देना है, ठीक है। अब मिसाल ले लें कि ये सेंसर ख़राब हो गया और लाइन में प्रेशर भी नहीं है, तो अभी हम लोग अगर इसको चेक भी करेंगे तो इसको हम लोग सही तरीके से डायग्नोस नहीं कर पाएंगे। अगर यही सेंसर हमारा 4 to 20 मिली एम्पेयर का होता, 4 to 20 मिली एम्पेयर का होता, अगर हमारे इस लाइन में प्रेशर नहीं भी होता, अगर हम इसके मिली एम्पेयर चेक करेंगे तो ये हमें कम से कम 4 मिली एम्पेयर इसको देना ही चाहिए। तो इसका मतलब है कि हम इजीली इसको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से कुछ सेंसर हैं जो कि 0 to 5 वोल्ट के हैं, 0 to 10 वोल्ट के हैं। तो इस पर जो है हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे, जो कि मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा कि इसको जो है ये वोल्ट में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, तो आगे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो अब बात कर लेते हैं इसकी एडवांटेज के बारे में। तो एडवांटेज में क्या होता है कि जो 4 to 20 मिली एम्पेयर करंट का जो लूप होता है, इसको क्या होता है कि हम सिंपल इसको इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। और दूसरा क्या होता है कि जहाँ पे ये हमारा सेंसर लगा होता है वहाँ पे अक्सर क्या होता है कि वहाँ शोर भी बहुत होता है, नॉइजिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो उससे क्या होता है कि हमारे या फ्रिक्वेंसी भी होती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो सेंसिंग है वो डिस्टर्बेंस या डिस्टर्ब नहीं होगी, ठीक है। और 4 to जो मिली एम्पेयर में जो होते हैं इसको हम मतलब लॉन्ग डिस्टेंस तक भी हम इसको मतलब पहुंचा सकते हैं, और इससे जो है हमारे सिग्नल पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसको जो है हम इजीली जो है ना इसका फॉल्ट भी ट्रेस आउट कर सकते हैं। अगर 4 to 20 मिली एम्पेयर का हो तो इजीली, जैसे कि मैंने आपको फॉल्ट के बारे में बताया कि कैसे हम लोग इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आगे बात चलें तो आगे आगे भी हम बात करेंगे। अच्छा, तो आगे मैं आपको सिंपली ये बताता हूँ, अगर हमारा जो सेंसर है वो 4 to 20 मिली एम्पेयर का है, अगर हमारा सेंसर ख़राब हो गया या कुछ भी ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे, जब हम इसके मिली एम्पेयर चेक करेंगे, अगर यहाँ हमारे पास 4 वोल्ट नहीं आ रहे हैं, मतलब 4 मिली एम्पेयर नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा सेंसर सही नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमारा सेंसर सही है और हमारे पास ज़ीरो प्रेशर है तो कम से कम हमें जो है इसने 4 मिली एम्पेयर शो करवाने हैं। तो खैर, तो जो है अभी मैं आपको कुछ पिक्चर्स वगैरह भी दिखा देता हूँ ताकि आप वहाँ पे भी देख सकें, क्योंकि ये सेंसर मेरे पास प्रैक्टिकली पड़ा हुआ है नहीं। अगर होता तो मैं आपको ज़रूर मैं इसका प्रैक्टिकल भी मैं आपको करवाने की कोशिश करता। अभी आप ये पिक्चर देख सकते हैं कि इसके ऊपर अभी कोई भी प्रेशर नहीं है, और इस सेंसर को जो है हमने अपनी पावर सप्लाई 24 वोल्ट सप्लाई से जो है कनेक्ट किया हुआ है। तो ये जो सेंसर है ये हमारा 4 to 20 मिली एम्पेयर का है। तो अभी आप देख सकते हैं कि इस पर कोई प्रेशर नहीं है, तो ये हमें 4 मिली एम्पेयर जो है वो जनरेट करके दे रहा है। तो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उस पर जो है वो हम कि ये आउटपुट जो है वोल्ट कैसे जनरेट करेगा, और इसके अलावा जो है इसके कनेक्शन के बारे में भी हम बात करेंगे। तो इंशाल्लाह जो है ये आज की वीडियो जो है हमारी यहीं तक ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है 320 इंजन के एम पैनल के पीएलसी के बारे में, कि पीएलसी के साथ हमारे क्या क्या चीज़ें कनेक्ट हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट के बारे में है। तो सबसे पहले मैं आपको मॉड्यूल के बारे में समझा देता हूँ। जो 19K1 का जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल कंट्रोलर है, वो हमारे पास इसमें एक लगा हुआ है। और उसके बाद जो एनालॉग इनपुट हैं वो है हमारे पास 9 इनपुट लगे हुए हैं हमारे इंजन में एनालॉग इनपुट के। और आउटपुट जो है एनालॉग आउटपुट जो है वो हमारे पास एक लगा, और डिजिटल इनपुट जो है वो हमारे पास 2 लगे हुए हैं, और डिजिटल आउटपुट जो है वो भी हमारे पास 2 लगे हैं। और एक लास्ट वाला कंट्रोलर है जो कि हमारे मिक्सचर जो है स्टेपर मोटर का है, बिल्कुल लास्ट वाला मॉड्यूल है। तो खैर, अभी हम बात कर लेते हैं इनके टेक के बारे में और एनालॉग इनपुट के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो इसलिए जो है थोड़ी सी आवाज़ जो है वीडियो के हिसाब से आगे पीछे हो सकती है। तो खैर, अभी चलते हैं हम अपने मॉड्यूल के पास। तो यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। अच्छा,
तो अभी हम लोग फर्स्ट मॉड्यूल की बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट मॉड्यूल है वो है हमारा 19K1 मतलब 90K1। जो 90K1 जो मॉड्यूल है कंट्रोलर, वो है हमारा कंट्रोल पैनल का है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं 19K2, 19K3, 19K4 और 19K5 की। तो ये जितनी भी आपको बारीक ग्रीन और वाइट वायरें नज़र आपको आ रही हैं, तो ये जो वायरें हैं ये हमारे टेम्परेचर थर्माकपल की हैं, जो कि हमारे पर सिलेंडर में लगी हुई हैं। तो मैं आपको जो है इसकी लोकेशन दिखा देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। ये जितने भी हमारे हेड लगे हैं और हेडों पे जितने भी थर्माकपल जो हमारे लगे हुए, एक ये रहा, तो हमारे पास जो है इसमें 20 सिलेंडर होते हैं। तो हमारे 20 के 20 सिलेंडरों में जो हैं जितने भी थर्माकपल लगे हुए हैं, तो ये हमारे इस मॉड्यूल में आएंगे 19K2, 19K3, 19K4 और 19K5 के मॉड्यूल में। सारे के सारे जितने भी सिलेंडर के थर्माकपल हैं वो हमारे सारे इन्हीं मॉड्यूल्स में आएंगे। अब ये दूसरी साइड है, यहाँ पे भी थर्माकपल लगे हुए हैं। तो ये जितने भी हैं ये हमारे पास इनकी जितनी भी वायरें हैं तो वो हमारे पास आएगी इन मॉड्यूलों में। खैर, उसके बाद हम बात कर लेते हैं 20K1 मॉड्यूल के बारे में, जो कि हमारा प्रेशर मॉड्यूल है। ठीक है, तो प्रेशर मॉड्यूल है और मिक्सचर पोजीशन का भी, पोजीशन को भी देखता है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ 20K1 का मॉड्यूल पे। अच्छा, अभी जो है इससे आगे बढ़ते हैं 20K1 के मॉड्यूल पे। तो इसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि ये हमारा प्रेशर मॉड्यूल है, तो जितने भी प्रेशर सेंसर हैं वो हमारे इस मॉड्यूल पे लगे हुए होते हैं। तो हम चलते हैं पहले फर्स्ट प्रेशर मॉड्यूल पे, मतलब प्रेशर सेंसर पे। तो ये जो अल्टरनेटर के पास इसके पीछे हमारा जैकेट वाटर पंप लगा हुआ है, तो इससे जो फ्लेक्सिबल सी पाइप आ रही है छोटी सी, इसको अगर आप ट्रेस करेंगे तो इस सेंसर तक आप पहुंचेंगे। तो ये सेंसर की आप लोकेशन देख सकते हैं। तो ये है हमारा जैकेट वाटर प्रेशर सेंसर। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो आगे जाके मज़ीद और बता देता हूँ कि और कौन कौन सा प्रेशर सेंसर जो है वो हमारा कनेक्टेड है। तो ये जो है ये हमारा सुपर चार्ज प्रेशर है, मतलब कि जो भी हमारा टर्बो चार्जर से गुजर के जो हमारे इंजन के सिलेंडरों में जो भी डिस्ट्रीब्यूट होता है मिक्सचर, तो ये उसके प्रेशर को शो करवाता है। एक ये सेंसर भी इसके साथ कनेक्टेड है। अब एक और दिखा देता हूँ ऑयल प्रेशर सेंसर। तो ये आप ऑयल लेवल के साथ एक सेंसर देख सकते हैं। तो ये जो है ये है हमारा ऑयल प्रेशर सेंसर। अगर इसके पाइप को, ये जो फ्लेक्सिबल पाइप अगर इसको ट्रेस आउट करें तो ये हमारा ऑयल सेंसर, क्योंकि ऑयल इसके अंदर चल रहा है तो उसका प्रेशर जो है वो प्रेशर जो है यहाँ हिट करता है। तो हिट करने के बाद हमें यहाँ का प्रेशर बता देता है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं तो मिक्सचर पोजीशन की। ये जो हमारा मिक्सचर है तो इसकी भी पोजीशन बताता है कि हमारा मिक्सचर जो है कितने परसेंटेज पे ओपन है और कितने पे क्लोज़ है, जो कि हमारे डायनी पे शो होता है। अच्छा, तो फिर आगे चलते हैं, अब दूसरे मॉड्यूल की बात कर लेते हैं, जो कि है 20K2 है। 20K2 का मॉड्यूल है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 20K मॉड्यूल जो है ये बेसिकली जो है ये हमारे नॉकिंग सेंसर 1, नॉकिंग सेंसर 2 और एक्साइटेशन वोल्टेज के बारे में यूज़ होता है। तो चलें, खैर इसकी भी लोकेशन दिखा देता हूँ मैं आपको। तो चलते हैं नॉकिंग सेंसर के पास। तो आप इंजन के ऊपर आओगे तो अच्छा, तो आ जाते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये एक नॉकिंग सेंसर हमारा यहाँ लगा हुआ होता है और एक हमारा इस साइड पे लगा हुआ होता है। ठीक है, अभी अगर मैं आपको दूसरी साइड से भी दिखाने की कोशिश करूँ, तो अगर मैं आपको दूसरी साइड से दिखाने की कोशिश कर भी लूँ तो दिखेगा नहीं, क्योंकि अगर इंजन बंद होता तो मैं आपको ज़रूर दिखाता। तो खैर मैं आपको दूसरी साइड से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो चलते हैं यहाँ पे। तो फ़िलहाल मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये फ़िलहाल दिखेगा नहीं। अगर आपके पास इंजन बंद होगा तो आप इसको देख सकते हैं। तो नॉकिंग का काम यही होता है कि सिलेंडरों के अंदर जो भी नॉकिंग वगैरह आएगी तो ये उसको डिटेक्ट करेगा। अच्छा, अब एक दूसरी चीज़ की बात कर लेते हैं, तो वो है एक्साइटेशन वोल्टेजेस। ठीक है, तो वो जो है एक्साइटेशन वोल्टेज जो है अल्टरनेटर के अंदर जो हमारा एवीआर लगा हुआ है, उस एवीआर से जो है हमारे जो भी वोल्टेज वगैरह आएंगे एक्साइटेशन के, तो वो हमें जो है यहाँ मॉड्यूल पे उसका इनपुट शो करेगा कि हमारे पास कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं। उसके बाद जो है दूसरा मॉड्यूल की बात कर लेते हैं, जो कि है 21K1। अब 21K1 जो है ये भी हमारा जो है टेम्परेचर सेंसर मतलब टेम्परेचर मॉड्यूल है। तो अब चलते हैं इसके पास। तो
अभी चलते हैं इस मॉड्यूल के साथ जो जो चीज़ें कनेक्टेड हैं तो उस पे चलते हैं। अच्छा, तो अभी चलते हैं हम अच्छा, तो ये जो सेंसर आप देख रहे हैं ये हमारा जैकेट वाटर टेम्परेचर सेंसर है, और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा सुपर चार्ज टेम्परेचर सेंसर है, ठीक है, जो कि हमारे एक्चुएटर के बाद होता है। प्रेशर सेंसर भी होता है और टेम्परेचर भी होता है। उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं, तो आगे जाके मज़ीद मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो आप ऑयल कूलर देख रहे हैं, तो ऑयल कूलर के ऊपर जो हमारा सेंसर लगा हुआ है ये है हमारा ऑयल टेम्परेचर सेंसर है, ठीक है। उसके बाद जो है आगे चलते हैं, तो ये है हमारा इनटेक फ़िल्टर। तो इनटेक फ़िल्टर के बैक साइड पे जो सेंसर लगा हुआ है ये भी हमारा इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया। अब चलते हैं दूसरे मॉड्यूल के पास। तो दूसरा मॉड्यूल जो है वो है 21K2, जो कि दूसरा है 21K2 के बारे में। तो इसके बारे में बता देता हूँ। तो इसमें सिर्फ एक रिटर्न वाटर टेम्परेचर है और एक वाइंडिंग का टेम्परेचर को सेंस करेगा। तो खैर, तो यहाँ से जो रिटर्न वाटर आएगा तो उसका जो टेम्परेचर सेंसर है वो ये लगा हुआ है, और दूसरा जो है वो हमारा एक वाइंडिंग का जो टेम्परेचर है वो भी इसके अंदर यूज़ हो रहा है, ठीक है। बाकी जो है जो दो वाइंडिंग के टेम्परेचर रह जाएंगे तो वो जो है वो हमारे दूसरे वाले जो मॉड्यूल है उसमें यूज़ होगा। तो उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो जो दूसरा मॉड्यूल है वो है हमारा 21K3 है, ठीक है। तो इसके अंदर वाइंडिंग के जो दो टेम्परेचर सेंसर रह गए थे वो दोनों भी इसमें यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है नॉन एंड ड्राइव पे साइड पे जो बेरिंग टेम्परेचर है वो भी इसमें शो होगा, और जो ड्राइव एंड साइड है वो भी शो होगा। और अल्टरनेटर के अंदर जो दो वाइंडिंग सेंसर रह गए थे तो वो भी यहाँ शो होंगे। तो ये तो हमारे एनालॉग इनपुट तो सारे के सारे पूरे हो चुके हैं। तो अब जो है मज़ीद जो है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ एनालॉग आउटपुट के बारे में। तो चलते हैं हम अपने एनालॉग आउटपुट के बारे में। तो यहाँ पे भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो जो हमारा एनालॉग आउटपुट जो है वो है 22K1 है। तो इससे जो है क्या क्या चीज़ें जो है उसका आउटपुट होता है इस एनालॉग आउटपुट से। तो इससे होगा पहले बटरफ्लाई फ्लैप होगा। जो बटरफ्लाई फ्लैप जो है वो आपको एक्चुएटर में मिलेगा। इसके अलावा जो है टर्बो बाईपास है, पावर फैक्टर सप्लाई है, ठीक है। अब चलते हैं अपने इंजन के पास। तो करीब से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो एक्चुएटर है, अच्छा, तो चलते हैं हमारे एक्चुएटर से। ये जो एक्चुएटर जो हमारे फ्लैप को मतलब ओपन क्लोज़ करता है, ये उसको एक्टिवेट करवाता है, मतलब कि उसका आउटपुट एनालॉग लेता है कि कितने परसेंटेज पे ओपन है वगैरह, जो भी है फीडबैक वगैरह देता है। इसके अलावा जो है हमारे टर्बो बाईपास वाल्व जो है उसका भी जो एनालॉग जो आउटपुट है वो इसको देता है, ठीक है। इसके अलावा जो है पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर को भी आउटपुट देता है कि पावर फैक्टर को इंक्रीज़ करवाने के लिए, ठीक है। उसके अलावा एक और है जो कि रेगुलेटर वेल्व है। रिटर्न वाटर टेम्परेचर के बारे में है, तो वो यहाँ नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारे इस इंजन में जो है दो थर्मास्टेट यूज़ हो रहे हैं जो कि मैकेनिकली है। एक जो थर्मास्टेट है वो हमारा यूज़ हो रहा है जैकेट वाटर पे, जो कि ऊपर की साइड पे लगा हुआ होता है, और दूसरा जो थर्मास्टेट है वो हमारे हीट एक्सचेंजर के पास लगा हुआ है। तो इसलिए जो है हमारा यहाँ जो है ये जो दूसरा वाला मॉड्यूल से जो ऑप्शन जो निकल रहा है वो हमारे पास इसलिए यहाँ यूज़ नहीं हो रहा क्योंकि ये हमारा ऑप्शन जो है टीसीबी के लिए दिया हुआ है। तो फ़िलहाल हमारे यहाँ ऑलरेडी मैकेनिकली थर्मास्टेट यूज़ हो रहा है, तो इसलिए हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो फ़िलहाल जो है आज की जो वीडियो है वो हमारी यहीं तक ही थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारे डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट के बारे में होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है 320 इंजन जैन बाकर के डिजिटल इनपुट के बारे में है। तो इससे पहले भी मैं वीडियोस बना चुका हूं जो कि एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट के बारे में, कि उस मॉड्यूल में हमारा क्या क्या कौन कौन से कंपोनेंट उसके साथ अटैच हैं। तो आज की जो वीडियो है वो है डिजिटल इनपुट के बारे में। तो इसके अंदर जो हमारा डिजिटल इनपुट मॉड्यूल है वो दो डिजिटल इनपुट मॉड्यूल हैं और दो हमारा डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल है। तो आज का जो मॉड्यूल का जो टैग नंबर है वो है 23K1, जो कि डिजिटल इनपुट है। तो फिर
अभी डिजिटल इनपुट 23K1 की बात करें तो इसके साथ हमारी क्या क्या चीज़ें अटैच हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ और उसकी लोकेशन भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर चलें हम अपने ऑयल लेवल के पास, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा ऑयल लेवल। तो इस ऑयल लेवल के जो इनपुट आएगा, जो इंडिकेट करेगा हमें, वो ऑयल लेवल लो और ऑयल लेवल हाई, इन दोनों को इंडिकेट करेगा। और इसके अलावा जो है रिफ़िल ऑयल भी जो है उसका भी जो इनपुट है वो वहाँ उस मॉड्यूल में 23K1 में आएगा। और इसके अलावा जो है ऑयल डिफरेंशियल सेंसर जो है, ऑयल डिफरेंशियल प्रेशर हाई, तो उसकी भी जो इंडिकेशन होगी वो भी हमारी, जो भी उसकी इनपुट होगी तो वो भी हमारी वहाँ आएगी 23K1 पे। अच्छा, उसके बाद आगे चलें तो गैस सेफ्टी डिवाइस के बारे में भी आएगी। और इसके अलावा जो है गैस प्रेशर लो, जो ये हमारा जो डबल सेलोनाइड लगा हुआ है, इसके इसके बीच में जो एक स्विच लगा हुआ है, ये हमारा गैस प्रेशर लो स्विच है। तो ये जब ऑपरेट होगा तो इसकी भी इनपुट हमारी वहाँ आएगी 23K1 पे। अच्छा, तो इसके अलावा एक और ऑप्शन है जो कि है फेल सेफ लूप। अगर फेल सेफ लूप होगा तो उसकी भी इंडिकेशन आएगी। और एक और चीज़ है, अगर हमारा सर्किट ब्रेकर ये मेन जीसीबी अगर ट्रिप करेगा तो वो भी जो है उसकी भी जो है अच्छा, तो उसकी भी जो है इनपुट जो है हमारे 23K1 के मॉड्यूल पर आएगी। तो ये है हमारा ऑयल डिफरेंशियल, ठीक है, ये हमारे ऑयल फ़िल्टर है और उसके ऊपर जो है हमारा ऑयल डिफरेंशियल सेंसर भी लगा हुआ है। अगर यहाँ पर डिफरेंस आएगा तो उसकी भी इनपुट जो है 23K1 पे आएगी। अच्छा, तो ख़ैर, तो फिर अब आगे चलते हैं। तो आगे मैं आपको मज़ीद बताने की कोशिश करता हूँ। तो आगे जो दूसरा मॉड्यूल है वो भी हमारा डिजिटल इनपुट है, जिस मॉड्यूल का जो टैग नंबर है वो है 23K2 है, ठीक है। तो इसकी जो इंडिकेशन, जो भी इसमें इनपुट जो आएगी वो हमारी आए। अच्छा, इसमें जो है, जो हमारी मेन बैटरी है उसके अगर वोल्टेज लो होंगे तो उसका भी इनपुट हमारा यहाँ और आएगा। इसके अलावा जो है हमारा जो प्री ऑयल लुब्रिकेशन पम्प है उसका भी फीडबैक आएगा इसमें, ठीक है। ये जो आप ऑयल लुब्रिकेशन, प्री ऑयल लुब्रिकेशन पम्प देख रहे हैं, जब ये ऑन होगा तो इसकी भी, मतलब इसका भी फीडबैक हमारे पास इसी मॉड्यूल में आएगा 23K2 पे। अच्छा, उसके बाद आगे चलें तो आगे जो है इसके अंदर आएगा, अगर एक्चुएटर में कोई भी एरर होगा या फेलियर होगा तो उसका भी इनपुट जो है हमारे इसी मॉड्यूल में ही आएगा। उसके बाद जो है और मज़ीद मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि उसके बाद जो है अगर हमारा टर्बो बाईपास में भी अगर फेलियर आएगा तो उसका भी इनपुट जो है हमारा इसी 23K2 के मॉड्यूल में ही आएगा। उसके बाद है और भी मज़ीद। अच्छा, तो उसके बाद अगर हमारा एवीआर में अगर कोई फेलियर आएगा तो उसका भी जो इनपुट होगा वो भी हमारे इसी मॉड्यूल में ही आएगा। उसके बाद जो है और मज़ीद बता देता हूँ आपको और क्या क्या चीज़ें इसके साथ कनेक्टेड हैं। तो ये जो है ये हमारा ऑपरेशन एग्निशन सिस्टम, अगर ये ऑपरेशन में चल रहा है तो उसकी भी जो है हमारी इनपुट जो है वो 23K2 पे ही आएगी। और इसके अलावा एक और चीज़ है तो वो भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ, फेलियर कूलिंग सिस्टम, ठीक है। फेलियर कूलिंग सिस्टम ये हमारा थर्मोस्टेट है, अगर हमारी यहाँ की कूलिंग मतलब कि कम हो जाती है तो उसका भी जो इनपुट होगा वो यहाँ से जो है इस डिवाइस के थ्रू हमारे पीएलसी में ही देगा। तो फ़िलहाल जो थी आज की वीडियो जो थी वो हमारी यहीं तक ही थी। तो नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे हम डिजिटल आउटपुट पे। अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है 320 के क्लोज सर्किट के बारे में है।
क्लोज सर्किट मतलब जैकेट वाटर सर्किट जो है, इसकी लाइनें जो हैं जैसे कि हमने PNID डायग्राम में समझाने की कोशिश की थी, तो आज हम आपको प्रैक्टिकली उन लाइनों के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये है हमारा हीट एक्सचेंजर, ठीक है। तो इसके अंदर हमारी दो लाइनें चलती हैं कूलिंग टावर की, एक इन होती है और एक आउट होती है। जो इन होती है वो जो कूलिंग टावर से जो आ रही होती है, ठंडा हो गया पानी जो आता है वो हमारे हीट एक्सचेंजर में जाता है। फिर हीट एक्सचेंजर के बाद जो है, ये जो हमारी जो लाइट ब्लू जो लाइन है नीचे से, ये हमारी कूलिंग टावर से आ रही है, और जो डार्क ब्लू है ये हमारी कूलिंग टावर में जो गर्म पानी यहाँ से जो हीट एक्सचेंजर से निकलता है वो जाता है हमारे कूलिंग टावर में। अच्छा, तो फिर आगे बताने की कोशिश करते हैं। तो हीट एक्सचेंजर की जो अपनी लाइन है, मतलब कि जो इंजन की जो अपनी लाइनें हैं, अब उसको भी ट्रेस आउट करके बताते हैं। ये जो नीचे वाली लाइन है ये हमारी ठंडी लाइन है, ठीक है। तो इससे पहले जो है ये जो आप देख रहे हैं ये 3 वे का हमारा थर्मोस्टेट है, ठीक है। थर्मोस्टेट है तो अभी ऊपर वाली लाइन को छोड़ते हैं, इस वाली लाइन पे चलते हैं। तो थर्मोस्टेट के बाद ये लाइन आ रही है, ठीक है। ये यहाँ से थर्मोस्टेट से आई और ये इसके साथ रिटर्न वाटर सेंसर था। फिर यहाँ बेलो से गुजरी, ये हमारा ऑयल कूलर है, ठीक है। ऑयल कूलर के अंदर से निकल के ये सीधी लाइन जाएगी हमारी कोर में जाएगी, ठीक है। क्योंकि कोर में हमारे दो सर्किट चलते हैं, एक जैकेट का और एक आफ्टर कूलर का चलता है। तो ये आ गई हमारी कोर में, और ये आप देख रहे हैं ये है हमारा कोर, ठीक है। तो कोर के दूसरी साइड से जो है इस लाइन का आउट होगा, ठीक है। अभी वहाँ से भी जाके हम आपको दिखाते हैं। अच्छा, तो यहाँ से ये आउट होगा, आउट होने के बाद जो है ये यहाँ से निकलेगी। यहाँ से निकलने के बाद हमारे पंप के सक्शन लाइन के साथ जो है ये कनेक्ट हो जाएगी। तो इससे काफ़ी लाइनें कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी ये लाइन यहाँ आई, ठीक है। ये यहाँ आई, ये एक और लाइन है जो इस पे बंडल वेल्व लगा हुआ है, ठीक है। ये एक और लाइन आई जो कि हमारी इस लाइन के साथ टच है, ठीक है। यहाँ से टच होने के बाद ये हमारी सक्शन की लाइन आई, और वो बीच में जो है ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा मैकेनिकल जैकेट वाटर पम्प है, ठीक है। अब मैं मज़ीद आपको क्लियर करके दिखा देना चाहता हूँ। अब ये जो लाइन आई तो इसके जो सेंटर में है, ये जो आप देख रहे हो बीच में, ये जो लाइन आई ये इसके साथ टच हुई, ठीक है। और ये जो ठीक है, अब ये जो चीज़ देख रहे हैं आप, ये जो चकोर सा है जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर एक हमारा एक सेंसर भी लगा हुआ है, ये भी हमारा थर्मोस्टेट है, ठीक है। तो अब ये लाइन यहाँ आई, ये जाएगी हमारे पंप में। तो पंप जो है इसको डिस्चार्ज करके इससे दो लाइनें डिस्ट्रीब्यूट होंगी। एक लाइन जो होगी वो हमारे जो है सिलेंडरों के नीचे से जो है ये आएगी, ठीक है। और ये हमारे सिलेंडरों में चली जाएगी। उसके बाद जो है सिलेंडरों का टेम्परेचर ये उठाएगा। तो जब सिलेंडरों से हमारी लाइन जब आउट होगी, मतलब जो पानी जो गर्म हो जाएगा, उनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो ये लाइन जो है हर एक पर सिलेंडर से ये बाहर आएगी, ठीक है। ये जब बाहर आएगी तो ये यहाँ से आउट होगी। यहाँ से आउट होने के बाद थर्मास्टेट के ऊपर वाले जो ऑप्शन है, जहाँ पे हमारा एक टेम्परेचर सेंसर भी अगर आपको दिख रहा है तो ये भी लगा हुआ है। अच्छा, जो पीछे की लाइन है वो दूसरे सिलेंडरों से आ रही है, ठीक है। जो लेफ़्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड पे जो सिलेंडर हैं, ठीक है, इस साइड से आ रही है। तो ये चली जाएगी हमारी थर्मास्टेट से, ठीक है। थर्मास्टेट में चली जाएगी। इसकी मैं आपको दूसरी लाइन भी बताने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ हम आ गए हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये देखें, तो ये है हमारा थर्मास्टेट। और ये जो दूसरी वाली लाइन है जो दूसरे सिलेंडरों से आ रही है, तो ये मतलब कि एक राइट हैंड सिलेंडर साइड, मतलब ए बैंक और बी बैंक की साइड से, दोनों से जो है जो भी पानी गर्म हो रहा है हमारे इंजन से जो आउट हो रहा है वो हमारा जाएगा। ये सेंटर का जो थर्मास्टेट है जो आपको नज़र आ रहा है ये इसके अंदर जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर हमारा एक जैकेट वाटर का सेंसर भी लगा हुआ है जो आपको नज़र आ रहा हो, ठीक है। अच्छा, तो एक और लाइन है जो कि हमारे बंडल वेल्व के साथ भी कनेक्ट है। अच्छा, तो ये वाली लाइन है जो कि हीट एक्सचेंजर में जा रही है, ठीक है। इसके बारे में मैं क्लियर करवा देता हूँ, ठीक है। ये लाइन यहाँ आई, वहाँ से आउट हुई, यहाँ से गई हमारी हीट एक्सचेंजर में, ठीक है। हीट एक्सचेंजर के बाद फिर ये लाइन वापसी स्टार्ट होगी, फिर वो ही सारा प्रोसेस चलेगा। लेकिन इस लाइन से ये पानी तब आएगा जब हमारे इंजन का टेम्परेचर
जो है वो जब इंजन चल रहा होगा, या मतलब कि 60-70 सेंटीग्रेड या 80 सेंटीग्रेड पे जब हमारा जैकेट वाटर का टेम्परेचर होगा, तभी इस लाइन से ये पानी आएगा और हीट एक्सचेंजर में जाएगा। अब एक दूसरा सर्किट भी समझा देता हूँ। जब हम लोग इंजन स्टार्ट करते हैं, जब हमारा इंजन 40 सेंटीग्रेड या 30 सेंटीग्रेड पे होगा, तो हमारा पानी जो होगा हीट एक्सचेंजर में नहीं जाएगा। अब वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ तो वो कैसे नहीं जाएगा। अच्छा, फ़िलहाल मैं एक दूसरी लाइन के बारे में समझा देता हूँ। वो लाइनें तो मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। अब क्या है कि ये देखें, वो जो ये वाली जो लाइन है, ठीक है। अच्छा, तो अभी मैं क्लियर करवा देता हूँ आपको। अच्छा, ये हमारी सक्शन की लाइन है, ठीक है। अब यहाँ से दोबारा शुरुआत कर देते हैं। यहाँ से हमारे पंप ने जो है डिस्चार्ज किया, ये हमारा गया जो है क्रेन केस के नीचे से जो हमारी जो लाइन जा रही है ये उसमें गया, ये हमारे हेडों में जाएगा। हेडों के बाद जो है ये हर पर हेड से डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ये हमारे जाएगा थर्मोस्टेट में, ठीक है। ये गया हमारे थर्मोस्टेट में। अगर थर्मोस्टेट को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर टेम्परेचर नहीं मिला हुआ होगा तो ये उस लाइन से आउट नहीं करेगा पानी को, ठीक है। ये उस लाइन से आउट नहीं करेगा, बल्कि यहाँ से ये पानी डायरेक्ट जो है ये सक्शन, जो हमारा जो पंप का जो सक्शन की जो लाइन है, ये वहाँ से डायरेक्ट सक्शन करवा लेगा, लेकिन आगे जाके आउट नहीं करवाएगा। अगर मिसाल के तौर पे अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो 40 टू 50 सेंटीग्रेड चल रहा है, तो करेगा क्या कि ये सक्शन से लेगा, दोबारा से फिर से इंजन के हेडों में सिलेंडरों में घुमाएगा, फिर से जो है फिर से जो है जब ये घुमाएगा, घुमाने के बाद थर्मास्टेट में आएगा, थर्मास्टेट के बाद जो है जो मोटर है वो दोबारा फिर से सक्शन लेना शुरू कर देगी, ठीक है। अगर मिसाल ले लें, अगर हमारा टेम्परेचर 70 टू 80 सेंटीग्रेड तक चला जाता है, ठीक है, तो फिर होगा ये कि ये यहाँ से सक्शन नहीं लेगा, बल्कि सक्शन वाली जो लाइन है वो इसकी थर्मास्टेट बंद करवा देगा, और थर्मास्टेट जो है ये जो गर्म पानी है इसको हमारे हीट एक्सचेंजर से घुमाना शुरू करवा देगा, ठीक है। अब ये देखें, ये जो है ये जो लाइन है अगर आपको क्लियर नज़र आ रही है, तो ये हमारा थर्मास्टेट है। तो थर्मास्टेट क्या करेगा कि इस लाइन को बंद करवा देगा और इस लाइन में आउट करवा देगा। और ये वाली जो लाइन है, ये जो हमारी लाइन है, ये हमारी जा रही है इंजन के हीट एक्सचेंजर में, ठीक है। ये ये वाली लाइन, ठीक है। ये जब आपका टेम्परेचर 80 सेंटीग्रेड पे हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ से आउट होना शुरू हो जाएगा पानी, और हमारा हीट एक्सचेंजर लेना शुरू कर देगा। जब लेना शुरू कर देगा तो इसके साथ हीट एक्सचेंजर के साथ हमारा एक और भी, अच्छा, तो यहाँ हमारा एक ऑयल कूलर के साथ, मतलब हीट एक्सचेंजर के साथ एक और भी थर्मास्टेट लगा हुआ है, ठीक है। जब वहाँ से पानी आना शुरू होगा तो इस थर्मास्टेट से भी टकराएगा और हीट एक्सचेंजर से भी घूमेगा। जैसे 80 सेंटीग्रेड इसको भी मिलेगा तो ये भी ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा। जब ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा तो ये हमारे ऑल सर्किट में घूमना शुरू हो जाएगा। तो इसके अंदर जो सर्किट का जो कमाल है, जो कि आपका जो मतलब कि अगर टेम्परेचर कम होगा तो इंजन के अंदर पानी घूमेगा, जैसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, जब आपका थर्मास्टेट ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा, तो क्या करेगा कि ये फिर हीट एक्सचेंजर में पानी इसका चलना शुरू हो जाएगा। तो थर्मास्टेट को अगर आप समझ गए होंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है, तो आप इजीली ये सर्किट को समझ सकते हैं। तो थर्मास्टेट जो होता है ये मैकेनिकली होता है। मैकेनिकली मतलब कि मिसाल के तौर पर अगर हमने इस मतलब हमारे पास एक थर्मास्टेट है 70 सेंटीग्रेड पे ऑपरेट होने वाला, मिसाल के तौर पर, ठीक है। अगर आपके पास 60 सेंटीग्रेड आ रहा है तो वो उसको तो 70 सेंटीग्रेड रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जब 70 सेंटीग्रेड रिक्वायरमेंट है, जैसे ही 70 आएगा तो ये आहिस्ता आहिस्ता ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही 80 सेंटीग्रेड पर या 82 या 85 सेंटीग्रेड पर जाएगा तो ये फुल ऑपरेट हो जाएगा। तो काम क्या करेगा कि अगर आपके पास 3 वे है तो 2 वे पे अगर चल रहा है तो एक वे बंद कर देगा और दूसरे वे को जो है ये ऑन करवा देगा। अच्छा, तो अभी एक और सर्किट के बारे में बात कर लेते हैं जिसको प्री हीटिंग सर्किट कहते हैं, ठीक है। तो इसकी एक लाइन पकड़ते हैं जो कि फ्लेक्सिबल पाइप में इसकी इनपुट और आउटपुट है, ठीक है। तो ये जो अंदर वाली लाइन है ये इसकी इनपुट है। यहाँ से जो है ये देखें, ये जो लाइन जो इसके साथ नीचे जो आपको टच मिल रही है, ठीक है, ये यहाँ से जो है ये यहाँ से इसको सक करेगा, मतलब सक्शन लाइन है, ठीक है।
ये यहाँ से यहाँ आएगी, यहाँ से ये यहाँ आएगी क्योंकि इसके बैक साइड से आ रही है। फिर ये ग्रीन लाइन के साथ टच है और ये हमारा प्री हीटिंग पम्प है, ठीक है। यहाँ से इसको सक करेगा, सक्शन करने के बाद ये हमारा हीटर है और हीटर के साथ ये जो आप वाइट बॉक्स देख रहे हैं ये हमारा थर्मोस्टेट है इसका, ठीक है। अच्छा, और ये है हमारे वाटर रिलीजिंग वेल्व हैं। अगर हमारा प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो हमारे यहाँ से ऑटो पे रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। उसके बाद ये हमारा आउटपुट फ्लेक्सिबल की लाइन है, तो ये भी इसी लाइन के साथ ही टच हो जाती है, ठीक है। वो ज़रा दूर में टच है और ये ज़रा करीब में टच हो जाती है इसकी सक्शन लाइन पे। सक्शन मतलब कि जैकेट वाटर के सक्शन लाइन के साथ इसकी टचिंग होती है। तो ये है हमारा प्री हीटिंग पंप का सर्किट है, ठीक है। अच्छा, तो अभी मैं आपको सेंसर की लोकेशन बता देता हूँ। ये जो हमारे थर्मोस्टेट के ऊपर जो सेंसर लगा हुआ है इसका ये है हमारा जैकेट वाटर सेंसर, ठीक है। और ये जो हमारे ऑयल कूलर के नीचे जो इस पाइप के साथ जो टच है, जो हमारे ऑयल कूलर में जो लाइन इन हो रही है, ये है हमारा रिटर्न वाटर सेंसर है, जो कि हमें डायनी में शो होता है, ठीक है। रिटर्न वाटर सेंसर है। उसके बाद जो है हम दूसरे सेंसर पे जाते हैं, तो ये है हमारा जैकेट वाटर प्रेशर है, ठीक है। अब ये यहाँ से जैकेट वाटर की सक्शन लाइन से जो आप फ्लेक्सिबल बारीक सा पाइप देख रहे हैं, अगर इसको ट्रेस करेंगे तो ये डायरेक्ट सेंसर में जाएगा, ठीक है। ये यहाँ सेंसर में गया, नीचे जो है ये हमारी बेस के साथ एक सेंसर लगा, ये है हमारा जैकेट वाटर प्रेशर सेंसर है, ठीक है। अच्छा, तो एक और बात बता देना चाहता हूँ, जो कि हमारा जैकेट वाटर का सर्किट है बिल्कुल सेम वही सर्किट हमारा प्री हीटिंग का सर्किट भी वही होगा और उसी सर्किट में ही सारा पानी घूमता रहेगा। तो अभी इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसके ऑयल सर्किट के बारे में होगी, आफ्टर कूलर सर्किट या जो भी इसके अंदर जो भी सर्किट्स वगैरह चल रहे हैं तो उस पर बात करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम इसके एग्निशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद जो है हम इसके डिफरेंस के बारे में बात करेंगे कि 320 और 420 में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है आफ्टर कूलर सर्किट के बारे में। ये जो आप दो लाइनें देख रहे हैं, एक लाइट ग्रीन है और एक डार्क ग्रीन है। जो लाइट ग्रीन है वो है हमारा कूल वाटर, जो कि हमारे हीट एक्सचेंजर से ठंडा होके आ रहा है। फिर ये हमारे कोर में जा रहा है, ठीक है। ये हमारी कोर है और ये जो आप लाइट ग्रीन देख रहे हैं ये हमारा पानी जो है ठंडा होके हमारी कोर में जाता है। फिर कोर से जो है ये टेम्परेचर लेता है, ठीक है। कोर से टेम्परेचर लेने के बाद जो है ये हमारी डार्क ग्रीन लाइट में चला जाता है। डार्क ग्रीन की जो लाइन है इसमें जा रहा होता है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं जिस पे एरो के निशान भी हैं इन और आउट के। अच्छा, तो उसके बाद जो है फिर ये हमारा आगे जाता है हीट एक्सचेंजर के पास, जो इसका अपना हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है आफ्टर कूलर का। अब ये देख रहे हैं, ये आप डार्क ग्रीन लाइट लाइन जो है ये आगे जाती है, तो ये हमारा प्रेशर गेज है और एक लाइन इसके साथ नीचे टच हो रही है जो कि हमारे टीसीवी के साथ है। लेकिन जो टीसीवी है वो हमारी कूल लाइन में लगा हुआ होता है। एक हॉट लाइन जो वहाँ से इंजन से जो आती है वो भी इसके साथ टच होती है। तो खैर आगे चलते हैं, तो ये हमारा गेज आ गया, ये हमारा वेल्व आ गया, ठीक है। उसके बाद ये आ गया हमारा आफ्टर कूलर का हीट एक्सचेंजर। तो हीट एक्सचेंजर में जब जाता है तो ये वहाँ से एक्सचेंज होकर ठंडा होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल हो जाता है। फिर ये लाइन यहाँ से निकलती है, हमारी जाती है टीसीवी पर, ठीक है। तो ये हमारी टीसीवी पे जाती है, फिर टीसीवी से आउटपुट होती है तो ये हमारे आफ्टर कूलर पंप पे जाती है। फिर पंप से निकलने के बाद जो है यहाँ से ये सीधी जाती है हमारी इंजन के कोर में, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इससे पहले मैंने जैकेट वाटर के सर्किट के बारे में भी वीडियो बनाई है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे जो ये एक लाइन जो रहती है जो हमारे टीसीवी के साथ लगी हुई थी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो है अगर हमारा हमें अगर कोर में अगर टेम्परेचर अगर ज़्यादा चाहिए होता है तो वो यहाँ से हॉट वाटर से लेना शुरू कर देता है। अगर हमें कम की ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारी इनकी लाइन से लेता है, जबकि इनकी लाइन से ये डायरेक्टली ले ही रहा होता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए तो वो हमारी हॉट वाटर की लाइन से लेता है। इस टीसीवी पर भी मैंने दो वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अच्छा, ये हमारा इसका लीवर है। अगर इस लीवर को हम बाहर निकालेंगे तो ये हमारा टीसीवी जो है ये मैनुअल मोड पे चला जाएगा। फिर इसको हम मतलब राउंड दे के किसी भी जगह पर हम इसे एडजस्ट करवा सकते हैं, ठीक है।
जब अगर ये लीवर बाहर निकला हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये मैनुअल चल रहा है, और अगर इस ही लीवर को हम इस तरीके से टच कर देते हैं तो ये फिर ऑटोमेटिकली जो है ऑटो मोड पर चला जाता है। तो ये ऑटो खुद ही जो है टेम्परेचर कंट्रोल करना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आगे बात करते हैं, तो इससे जो हीट एक्सचेंजर से जो दो हमारी आउट की लाइनें जो निकल रही हैं वो जाती हैं हमारी कूलिंग टावर में। जब कूलिंग टावर में जाती है तो फर्स्ट लाइन जो होती है जो हमारी हीट एक्सचेंजर से जो आउट होती है तो वो सीधी जाती है हमारी कूलिंग टावर में, ठीक है। ये जो ठीक है, अच्छा, तो वो सीधी जाती है हमारी कूलिंग टावर में। फिर कूलिंग टावर से जब वापस आती है तो ये ऊपर वाली जो लाइन आप देख रहे हैं ये हमारी जाती है कूलिंग टावर से। उसके बाद जाती है हमारी ये स्ट्रेनर पर, ये हमारा स्ट्रेनर है। फिर स्ट्रेनर के बाद एक हमारा प्रेशर गेज लग सकता है, एक लग जाता है एक इन पर और एक आउट पर लग जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है ये हमारा जो जब कूलिंग टावर से पानी ठंडा हो जाता है तो ठंडे होने के बाद जो है ये हमारा दोबारा इंजनों के हीट एक्सचेंजर पर चला जाता है, ठीक है। अब ये लाइन आपको मैं ट्रेस करवा लेता हूँ, ठीक है। जो हमारे कूलिंग टावर वाली लाइन जो हमारी नीचे से जो हीट एक्सचेंजर से आ रही थी ये सीधी हमारी जाएगी कूलिंग टावर में, ठीक है। ऊपर वाली लाइन जो ब्राउन है अभी उस पर कलर होना बाकी है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा, अच्छा, जो ये वाली आप जो लाइन देख रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ से कूलिंग टावर से जब आता है तो पंप से गुजरता है। पंप से गुजरने के बाद जो है ये हमारे प्लांट में, मतलब प्लांट के हीट एक्सचेंजरों में ये पानी जो है चला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ठंडा पानी होता है, ठीक है। ये देखें, ये देख रहे हैं आप पाइप की लाइन, तो ये हमारे प्लांट में चला जाता है, ठीक है। जितने भी हमारे पास इंजन लगे होते हैं तो उन सब के क्या कहते हैं हीट एक्सचेंजरों में घूमता है। उसके बाद वापस आके डायरेक्ट जो है कूलिंग टावर में जाता है। फिर कूलिंग टावर में जाके ठंडा होता है। फिर ठंडा होने के बाद बस इसका ओपन सर्किट जो है वो ऐसा ही चल रहा होता है इसका। अब मैं मज़ीद आपको कूलिंग टावर दिखा देता हूँ। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है हमारा कूलिंग टावर, ठीक है, जिससे हम इसके टेम्परेचर को कंट्रोल करवाते हैं। और ये वाली जो लाइन है ये हमारे इंजन प्लांट में जाती है, और जब प्लांट से आती है तो सीधी जाती है हमारी कूलिंग टावर में। तो कूलिंग टावर में टॉप में जाके शावरिंग होती है। फिर शावरिंग होने के बाद ठंडा होकर हमारे प्लांट में चला जाता है। ये है हमारा कूलिंग टावर, और ये देखें ये यहाँ ऊपर लाइन लगी हुई है और ये जो है शावरिंग हो रही है। तो आपको ऑयल सर्किट का डायग्राम में भी समझाने की कोशिश की थी जो कि हमारी पीएनआईडी थी। आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, तो आपको उससे बहुत इजीली जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। तो आज जो है हमारी इस लाइन को ट्रेस आउट करने के बारे में है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा ऑयल कूलर है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो एक ऑप्शन आ रहा है ये वाला, तो ये हमारा ऑयल कूलर की इन की लाइन है जो कि हमारे इंजन के अंदर से ऑयल पंप के थ्रू, जो मैकेनिकल ऑयल पंप है इंजन के, वहाँ से ये उठ रही है। अगर आप इस लाइन को देख रहे हैं तो ये लाइन जो है हमारे इंजन के अंदर से उठ रही है, और एक और लाइन है जो कि इसके साथ ज्वाइंट हुई हुई है। खैर, तो यहाँ से ये लाइन उठेगी, ये ऑयल कूलर के अंदर जाएगी। एक और ये वाली लाइन है ये भी इसके साथ ज्वाइंट हुई हुई है, बिल्कुल इसी लाइन के साथ ही, ठीक है। तो मैं जो है आपको कोशिश करता हूँ इसको दिखाने की, ठीक है। अब जब ऑयल इसके अंदर आता है तो यहाँ से गुज़रने के बाद जो है यहाँ से आउट होता है। ये हमारा ऑयल टेम्परेचर सेंसर है, ठीक है। यहाँ से निकलने के बाद जो है यहाँ आता है। ये हमारे दो ऑयल फ़िल्टर्स हैं, और इसके ऊपर जो है हमारा ऑयल डिफरेंशियल सेंसर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाता है तो यहाँ से काफ़ी लाइनें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, ठीक है। तो अगर लाइन को ट्रेस आउट करें तो यहाँ से एक लाइन ये उठ रही है, ठीक है। एक हमारी जा रही है टर्बो चार्जर में, ठीक है, और दूसरी जा रही है हमारे इंजन के अंदर। अब इस वाली लाइन को अगर हम ट्रेस आउट करें, ये जो बारीक सी लाइन है, ठीक है, तो इसको जब हम ट्रेस आउट करेंगे तो ये यहाँ से आई, यहाँ से जाने के बाद ये यहाँ आएगी, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ आई, ये टर्बो चार्जर के अंदर इन हुई, और ये जो दूसरी वाली लाइन है ये यहाँ से आउट हो गया, ये हमारे सम में जाके कनेक्ट हो जाती है हमारे विंडो के साथ, ठीक है। तो ये यहाँ हो जाती है, तो मतलब ये इसकी आउट की लाइन है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद जो है एक और लाइन की बात करते हैं। तो एक और लाइन जो है वो हमारी ये वाली है, ठीक है। अब ये वाली, तो इसको अगर ट्रेस करें तो ये यहाँ से यहाँ आई, यहाँ से यहाँ आई,
और यहाँ से आने के बाद ये हमारे प्री ऑयल लुब्रिकेशन पंप के साथ कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद एक और लाइन है, ये जो आप बड़ी वाली लाइन देख रहे हैं, तो ये यहाँ से ट्रांसफ़र होके सीधा हमारे इंजन के क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट वगैरह, ये जहाँ पे भी इसको लुब्रिकेशन की ज़रूरत पड़ती है तो ये वहाँ चली जाती है। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद एक और ये लाइन तो नहीं है, खैर ये हमारे प्रेशर सेंसर में जा रही है, तो यहाँ जो भी हमारा प्रेशर चल रहा होगा तो ये वहाँ इस प्रेशर सेंसर के थ्रू हमें प्रेशर डायनी पे शो करवाएगा कि हमारे ऑयल का प्रेशर क्या चल रहा है। अच्छा, खैर इसके साथ भी एक और लाइन है, अगर हम इसको ट्रेस आउट करें तो यहाँ से ये डाउन हो जाती है। ठीक है, डाउन होने के बाद ये दो लाइनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, एक तो प्री लुब्रिकेशन पंप के साथ है। ठीक है, अच्छा, और एक जो है यहाँ से घूमने के बाद जो है ये हमारे इंजन के अंदर से आ रही है। ठीक है, इंजन से अंदर आने के बाद ये हमारे ऑयल लेवल के साथ कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि ये हमारी क्यों कनेक्ट हो रही है ऑयल लेवल के साथ। ठीक है, ये जो लाइन आ रही है जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारे ऑयल लेवल के साथ कनेक्ट हो जाती है। अच्छा, फिर जो है आगे हम बात करते हैं कि आगे और कौन सी लाइनें हैं। अच्छा, ये हमारा प्री ऑयल लुब्रिकेशन पम्प है। अगर इसकी सर्किट की बात करें तो इसकी जो सक्शन की लाइन है वो हमारे इंजन के ऑयल सम से उठ रही है। ठीक है, यहाँ से ये ऑयल उठाता है, ये देखें ऑयल सम से। ठीक है, यहाँ से फ्लेक्सिबल पाइप के थ्रू ये ऑयल उठाएगा, ऑयल उठाने के बाद जो है ये उसी जॉइंट के साथ कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, एक लाइन जो है हमारी वहाँ जा रही है और एक लाइन जो है ये हमारी यहाँ आके ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो जो हमने आपको फर्स्ट में समझाई थी उसके साथ कनेक्ट हो जाती है। फिर इसी से ही एक लाइन जो है ये जो पहले जो मैंने आपको दिखाई थी ये हमारे टर्बो चार्जर के साथ कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, और जो इसकी जो दूसरी लाइन है वो यहाँ से आके यहाँ से आने के बाद जो है ये देखें, यहाँ से आने के बाद जो है ये हमारी मेन लाइन से कनेक्ट हो जाती है। इसके बाद जो है हमारा जो ऑयल है वो इंजन के अंदर जाता है। ठीक है, इंजन के अंदर क्या कहते हैं ये क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट वगैरह इनमें जा रहा होता है। ठीक है, उसकी गेयर वेयर वगैरह को भी लुब्रिकेट करवाता है। तो इसका भी सर्किट वही होता है जो कि हमारे मेन ऑयल लुब्रिकेशन पंप का होता है, तो सेम वही सर्किट ही होता है इसका। तो खैर, तो फिर आगे चलते हैं। तो ये हमारी जो है ये एक और लाइन थी, यहाँ से हमारा जो है ऑयल जो है हम चार्ज करवाते हैं, इसके साथ हमारा सोलेनॉइड कॉइल लगी हुई है। ठीक है, ये हमारी सोलेनॉइड कॉइल है। अगर हमारा ऑयल लेवल डाउन होगा तो यहाँ पे सोलेनॉइड कॉइल के साथ एक हमारी एलईडी रेड लाइट जो है ब्लिंक करना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा ऑयल लेवल डाउन है। और ये जो दूसरी लाइन है ये हमारी ड्रेन की लाइन है, जब हमें ऑयल को ड्रेन करवाना होता है तो हम यहाँ से इसको ड्रेन करवाते हैं। तो जो फर्स्ट वाली थी वो चार्ज की है और ये वाली हमारी ड्रेन की लाइन है। तो फ़िलहाल हमारी जो वीडियो थी वो यहीं तक की थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।